इसकी जो डेब्रीज है वो नीचे स्कैटर्ड मिली है। जबकि उनकी अपनी हुकूमत जो है वो IMF से वादा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। हमें बहुत भयानक एक बीमारी थी लंपी स्किन डिजीज, जी जी, उसको हमने कंट्रोल खुशअसलूबी से कर लिया। सिर्फ अपनी कम्युनिटी के मसाइल नहीं फिर आपने हल करने होंगे। एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो कि भाई देखिए ये लोग आए और बड़ा बेहतरीन काम किया है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और आज माशाल्लाह से जुमातुल मुबारक है और इस्लामी महीने जिलहज की 4 तारीख हो गई है। जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ पे कोई ना कोई कोट लाजमी आपके साथ शेयर करते हैं। तो फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस तरह हज किया कि फस्क और फहश कलाम से बचा तो वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ हो। यानी कि अगर उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो कि बिल्कुल जिसे गुनाह तस्वुर किया जाए, यहाँ पर जिसकी ममानियत है, मना फरमाया गया इस्लाम में, पूरी कोशिश अगर उसने ये की है तो बिल्कुल वो ऐसे हो जाएगा, उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे जैसे एक माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे की हालत होती है, बिल्कुल उस तरीके से। तो आगे ज़ाहिर है हज भी आ रहा है, तो सब लोग जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि वो हज करें इस दफ़ा, वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल भी रख रहे होंगे। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। टाइटैनिक का मलबा मिल गया, जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ गई। टाइटैनिक के मलबे के तफरीही सफ़र पर जाने वाले 5 अफराद की मौत की तस्दीक। मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे भी शामिल। कौम सोगवार, अहले खाना से एकजहती का इजहार। मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लाने का मिशन। पीयर्स समिट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक के बाद एक पेरिस में मुलाकातें। IMF की MD से भी जल्द अज जल्द फंड्स जारी करने की अपील। ये मुलाकातें कितनी कारआमद साबित होंगी, प्रोग्राम में जायजा लेंगे। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कराची की नई सिटी काउंसिल में खादर सराबी जगह बनाने में कामयाब। सिटी काउंसिल की पहली ट्रांसजेंडर रुकन शहजादी राय से आज मुलाकात होगी। और कुर्बानी के लिए जानवर लेने जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें, सेहतमंद जानवर की पहचान का दुरुस्त तरीका क्या है और कुर्बानी की असल रूह क्या है, आज इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। ये तो थी वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज प्रोग्राम में लाजमन बात होगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेंड्स क्या रहे। ट्विटर पर सारिफीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जैसे कि आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि पेरिस समिट के लिए गए हैं और यही ट्रेंड में शामिल है। जनाब PM इंटरनेशनल फाइनेंस मोट इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों सरकारी दौरे पर पेरिस में मौजूद हैं, जहां उन्होंने IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जियो से अहम मुलाकात भी की है। और अब इस मुलाकात के बाद सारिफीन पर उम्मीद है कि जल्द IMF पाकिस्तान में डील मुकम्मल हो जाएगी। और इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं कि हो सकता है कि वो 9वां जायज़ा इजलास, 10वां जायज़ा इजलास, ये मामला जल्दी तय पा जाएं और हमारे जो फंड्स रुके हुए हैं वो IMF की जानिब से जारी कर दिए जाएं। दूसरा जो ट्रेंड है वो जनाब टाइटैनिक है और इस वक्त इस ट्रेंड में हज़ारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए। समंदरी आबदोज टाइटैनिक का मलबा मिल गया है, जबकि ओशन गेट कंपनी ने आबदोज में मौजूद 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है। ओशन गेट कंपनी का कहना है कि हमें मुसाफिरों के खोने का इंतहाई अफसोस है और आबदोज में पाकिस्तानी ताजिर सुलेमान दाऊद और उनके बेटे भी मौजूद थे। अब तक 14 लाख सारिफीन ने ट्वीट्स किए इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए, क्योंकि जाहिर है हर कोई सोच रहा है कि आखिर इनके साथ हादसा हुआ क्या, वजह क्या बनी, इसके पीछे वजूहात क्या थी। वाइस एडमिरल हैं रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल भी मेरी आपसे बात हुई थी। अहमद साहब आपके जहन में क्या आ रहा है, क्या वजूहात हुई होंगी इस हादसे की? अस्सलाम सहरिश, शुक्रिया दोबारा मुझे ऑनलाइन लेने के लिए। तो कल अगर आपको याद हो, कल हमने जब मुमकिनात की बात कर रहे थे तो उसमें से एक मुमकिनात में से बात ये भी थी कि इसकी वाटर टाइट इंटेग्रिटी जो है उसके ऊपर कुछ सवालात थे और उसमें इम्कान हमने ये जाहिर किया था कि इसमें
इम्प्लोड हो सकती है। ये बाहर से प्रेशर चेक बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें ये अगर स्ट्रक्चरल इशू है इसका, तो इस तरह के मसाइल इसको आ सकते हैं। तो अब तक के जो शवाहिद मिले हैं उसमें अगर हम इन चीज़ों को कोरिलेट करें तो इसके नीचे जो असेंड करने का जो इसका जो टाइम था 2 घंटे था, कि 2 घंटे में इसने अपने टाइटैनिक पे पहुंचना था, तो 1 घंटा और 45 मिनट के बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। तो दैट इज़ एग्जैक्टली द टाइम जिसके वक्त तकरीबन इसका इम्प्लोजन हुआ है, क्योंकि इसकी जो डेब्रीज है वो नीचे स्कैटर्ड मिली हैं। तो इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा ऊपर हाइट के ऊपर इम्प्लोड किया है इसने। तो यकीनी तौर पे अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं और इससे जो मलबा भी मिल रहा है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर जो कार्बन फाइबर का जो शेल बनाया गया था वो शायद उसमें कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे और उसकी वजह से इसमें ये इशू आया है। लेकिन अहमद साहब, बड़ी एक अजीब सी बात है कि इतना बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं, कि एडवेंचर पर आप जा रहे हैं और आपने इतना लाइटली लिया चीज़ों को कि स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, और आप 5 लोग, मतलब वो भी मतलब कुछ छोटे मोटे लोग नहीं थे, अमीर ज़ादे जो साथ बैठ के जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल बॉदर नहीं किया कि इन सब चीज़ों को मेक श्योर किया जाए सेफ्टी पर्पस के लिहाज से। स्पोर्ट्स में ज़ाहिर है ये इस तरह के रिस्क लिए जाते हैं, तो ये भी तकरीबन उसी तरह की एक चीज़ हुई जिसमें कि सेफ्टी और सक्सेस के दरमियान आप ये कह लें कि एक थिन लाइन थी जिसको क्रॉस किया गया। ये ऐसा नहीं है कि इनके पास तजुर्बा नहीं था, तकरीबन ये 2009 से ये सारे इस तरीके के एक्सप्लोरेटरी मिशंस कर रहे थे ये, और ये कंपनी जो है तकरीबन 200 से ऊपर इस तरह के मिशंस कर चुकी थी। लेकिन इतनी डेप्थ के ऊपर इस तरह का मिशन ये पहली दफ़ा था, और इसमें पहले जो 3-4 इन्होंने ट्राई की उसमें कुछ उनको मसाइल आए, तो जिसकी वजह से अबॉर्ट करना पड़े, जिसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज थे इनके। नहीं, तो लेकिन अहमद साहब, पुअर बिल्ड क्वालिटी के हवाले से कंप्लेंट्स तो इसकी ऑलरेडी थी। मुझे इस बात की बहुत हैरत है कि जब इस तरह की कंप्लेंट्स थी तो क्या ये बॉदर नहीं किया गया? फिर कॉस्ट कटिंग के लिए इन फ्लॉज को छोड़ के ये लोग अपने रिस्क लेते हुए चले गए। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। 3 चीज़ें इसमें तो बड़ी ग्लेरिंग थी। एक तो जो इसके डिज़ाइनर थे इनके साथ, उनके इसके ऊपर जो इतराज़ात थे 2018 में आए, और वो फिर लॉ सूट भी लेके गए गवर्नमेंट के पास अदालत में, जो कि उसको बाद में उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया। लेकिन यकीनी तौर पे जो क्लासिफिकेशन सोसाइटीज़ हैं उसको भी इन्होंने अवॉइड किया, इसकी क्लासिफिकेशन नहीं कराई। एक थर्ड पार्टी की जो इंडिपेंडेंट इस तरह के केस में एक इंटरनेशनल नॉर्म्स में कराई जाती है। तो अब ये बाद की चीज़ें ज़ाहिर है सामने आ रही हैं, इसको इस तरह के हादसात से अच्छा, यकीनी तौर पे दूसरा, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आपने इससे पहले ऐसा देखा है कि वैसे तो आई थिंक सो यही कंपनी है जो टाइटैनिक तक लेकर जा रही थी इस तरह के एडवेंचर्स के लिए, ये जो चीप लॉजिक टेक वीडियो गेम कंट्रोलर इसमें इस्तेमाल किया गया है कि जिससे ये ऑपरेट हो रही थी, इस तरह की सबमरीन्स इसी तरह की टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होती हैं या फिर ये इसमें ही था बस? ये भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि इसमें हमेशा मिलिट्री स्पेक्स की जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इन्होंने उसमें मैं एसेस ही कर सकता हूँ कि इन्होंने कॉस्ट कटिंग के ऊपर जाते हुए इन्होंने ऑफ द शेल्फ चीज़ों का इस्तेमाल किया। ऑफ द शेल्फ चीज़ें ज़ाहिर सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन उनका फिर जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। तो ये भी एक सेफ्टी गैप नज़र आता है उसमें, जो कि माहिरीन इसके ऊपर भी अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से आप क्या आपके व्यूज़ हैं? आपको क्या लगता है ये डेड बॉडीज़ रिकवर हो पाएंगी इतनी गहराई से? तो बहुत कम है। उसकी रीजंस ये हैं कि इतने नीचे जाके एक तो उस एरिया में अंडर वाटर करंट्स भी होती हैं, तो अगर ये बॉडीज फ्लोट कर रही हैं तो ये फिर क्योंकि बॉडी नीचे नहीं ठहरती, ये तकरीबन 24 टू 48 आवर्स में जब बॉडी के अंदर आपकी डिकंटामिनेशन स्टार्ट होती है तो गैसेस बनती हैं, तो ये फ्लोट करती है। तो ये अब कहाँ पे जाती है ये बड़ा मुश्किल है। अगर ये 1-2 दिन में अगर इसको लोकेट ना कर पाए तो फिर उसके बाद 48 आवर्स के बाद उसकी डिकम्पोजिशन भी शुरू हो जाती है।
तो बहुत ही ब्लीक चांसेस हैं मेरे ख्याल में कि बॉडीज अगर मिल पाए इस केस के अंदर। सही। तो वैसे तो अभी जो खबरें चल रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि एक बहुत सुस्त रवि के साथ ये ऑपरेशन रेस्क्यू जारी है, और अगर जो हुकाम है उन्होंने कहा है कि लाशें मिली तो फौरी तौर पर जो अहले खाना है उनसे रब्ता किया जाएगा और उनको आगाह किया जाएगा। अब आपको क्या लगता है, अमूमन हम देखते हैं कि जब ये पहाड़ों पर जाते हैं हमारे जो को पहमा होते हैं, अगर वहाँ कोई हादसा पेश आ जाए टॉप पे तो फिर जाहिर है वो डेड बॉडी को नीचे लाना मुश्किल होता है, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। इस केस में भी ऐसा ही होगा अगर नहीं मिलती? अगर तो मिल जाती हैं तो फिर ऐसे वसाइल हैं कि इनको रिट्रीव किया जा सके, क्योंकि यही जो रोबोटिक आरओवीज नीचे गई हैं इनके साथ थोड़ा सा इंतज़ाम है कि ये उसको ग्रिप कर सकती हैं और ऊपर ला सकती हैं, तो रिकवरी तो हो जाएगी प्रोवाइडेड कि लोकेट हो जाए। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से बिल्कुल नीचे बहुत ही डार्कनेस होती है, प्लस वहाँ पे नीचे क्रेविसेस हैं जिनके अंदर ये मलबा अगर गिरा है, तो उस तरीके से इसकी लोकेशन, और चूंकि ये मेटालिक बॉडी नहीं है तो इसको उस तरीके से लोकेट करना, आप ये कह लें कि इंच बाय इंच ही किया जाएगा तो शायद कुछ मिल जाए, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होगा। और इंच बाय इंच करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है अगर इसको इस तरह किया जाता है। मेरे ख्याल में तो अगले 48 आवर्स के बाद ये चीज़ें अगर उनको बॉडीज नहीं मिल पाती तो शायद फिर ये कुछ अरसे के बाद इसको कॉल ऑफ कर दे। अच्छा अच्छा, मैं चाहूँगी अहमद साहब, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके पास पैसे की तो कमी नहीं है, जो इस तरह के एडवेंचर्स का सोचते हैं और फिर इस तरह के ट्रिप्स पे जाते भी हैं। एग्जांपल हमारे सामने है। मैं चाहूँगी कि जो आखिरी घंटे इनके गुजरे हैं इस सबमरीन में, आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं कैसा माहौल होगा अंदर? हमारे नाज़रीन को बताएंगे। चूंकि ये इम्प्लोजन वाला सिलसिला हुआ है तो इसके अंदर तो ये तकरीबन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में ये काम हुआ होगा। अच्छा। तो इसलिए जो उसमें हार्डशिप्स हैं मेरे ख्याल में उनको इस तरीके से नहीं मिली होंगी, तो ये बहरहाल एक उसका एक तकलीफदेह पहलू है कि इस तरीके से समंदर पे उनकी कीमती जानें ज़ाया हुई। अच्छा, जो हम दरमियान में हमें कुछ ऐसी खबरें मिली थी, टाइटैनिक के पास से आवाज़ें आ रही हैं और नीचे से सुना गया है, जो कैनेडियन हुकाम थे उन्होंने भी इस तरह की खबरें दी। जब इस तरह का ये सारा वाक़या इस तरह का पेश आता है कि जब आपने बताया कि जो कार्बन फाइबर शेल है और इम्प्लूजन ये सब कुछ हुआ होगा, तो डेड ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है या फिर बस वो थोड़ा वक्त लगता है, बाहर निकलती हैं डेड बॉडीज़, या बंदों को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है? नहीं, इसको तो आप एक स्प्लिट सेकंड की बात करें कि अगर ये ऐसा इम्प्लोजन हुआ है तो फिर इट इज़ अ स्प्लिट ऑफ सेकंड कि उनकी जिंदगियां जो है ना ख़त्म हो गई होंगी, इसमें टाइम नहीं मिलता। तो दूसरा जो आपने आवाज़ों के बारे में बात की, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मीडियम है समंदर का, इसमें आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना आवाज़ों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें कि बैकग्राउंड नॉइजेस में बाज़ दफ़े बहुत दूर से भी आवाज़ें जो आ रही होती हैं वो भी ट्रैप होकर आपको मिल रही होती हैं। इसी तरीके से नीचे से सिस्मिक एक्टिविटीज़ की आवाज़ें होती हैं, फिर कुछ टाइप ऑफ फिश है जो क्रैकिंग करती है, तो ये इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा हाईली क्लासिफाइड काम है। तो वो उन्होंने जब क्लासिफाई किया तो दे केम टू नो कि ये टाइटैनिक से रिलेटेड, टाइटन से रिलेटेड आवाज़ें नहीं हैं, तो ये ऑलरेडी वो कंक्लूड कर चुके थे। सही, बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब, आपने हमें काफ़ी गाइड किया और समझाया कि सारा वाक़या जो अफसोसनाक है किस तरह पेश आया और इसमें क्या क्या कॉजेज़ हो सकते थे, और जो मेन इसमें बात सामने आई है वो यही है कि स्ट्रक्चरल इसमें इश्यूज़ थे, स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे जिनको कुछ नज़रअंदाज किया गया और ये एडवेंचर ट्रिप पर ये लोग गए हैं, फिर उसके बाद चीप टेक्नोलॉजी इनके पास थी, कॉस्ट कटिंग की गई, भरपूर रिस्क लिया गया जिसका नतीजा ये निकला। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम तर सूरत पर बातचीत की। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे तमाम तर मुश्किल शराइत मान लेने और अवाम पर महंगाई का बोझ डाल देने के बाद भी IMF ने आंखें सर पर रखी हुई हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रांस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलवाया कि आपने जो जो कहा था वो सब हो चुका। पाकिस्तान चाहता है कि IMF जल्द अज जल्द फ़ंड्स जारी कर दे। ये मुलाकात ख़ास तौर पर फ़ंड्स बहाली के लिए नहीं थी, बल्कि फ्रांस में मालियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान साइड लाइन पर हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोशिश की कि मामलात तो कुछ ठीक करने के लिए
वो इस मौके को ज़ाया न करें, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात फ़र्रुख सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़र्रुख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, साइड लाइन पर ही सही, लेकिन वज़ीर आज़म की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात कितनी कारगर साबित हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए, आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो जज्बात की राह में नहीं बहते, वो कोई ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर नहीं चलते, वो हक़ाइक़ के ऊपर, वो नंबर्स के ऊपर, वो जो मुआहदे तय पाते हैं IMF और वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान, उनके ऊपर चलते हैं। और हमने देखा कि उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे 3 बातें बताई थी, 3 बातें लिख के भेजी थी हुकूमत पाकिस्तान को कि बजट के नंबर्स आपने शेयर करने हैं, उसके पैरामीटर जो है वो IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए होने चाहिए। पावर के हवाले से कहा गया था, जो बिजली के हवाले से बात है, और एक्सचेंज रेट के बारे से कहा गया था। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो अब देखिए कि IMF पिछले कोई 25-30 सालों से जिस मुल्क के साथ भी मुआहदा करता है तकरीबन लगभग यही पैकेज होता है। उनका पैकेज मैंने बदलते हुए नहीं देखा पिछले 25-30 सालों में। तो यहाँ पे हमें भी जहन में ये रखना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर ये ज़ाती ताल्लुकात के ऊपर कोई मुआहदा नहीं होने वाला। यहाँ पे नंबर्स की गेम है, और किसी हद तक जिसको हम वो जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें अमेरिका का IMF के बोर्ड के ऊपर कोई 8 लाख और 31,000 वोट। क्या ये सच है कि पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी पर एतमाद नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तान के एतमाद आपको लगता है कि बहाल कर सकेगा? देखिए, तारीख पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान कुछ ऐसी रही है कि हमारे यहाँ IMF के प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना, ये ज़्यादातर सियासी फैसला हुआ है, ये माशी फैसला नहीं हुआ। देखिए, अगर माशी फैसला करना हो तो फिर तो IMF का कोई भी मुतबादिल नहीं है, ख़ास तौर पे जो अगला माली साल आने वाला है। उस माली साल के जो 12 महीने हैं, उसके दौरान कोई 23 से 24 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगी करनी है पाकिस्तान में, और IMF का मुतबादिल कोई नज़र नहीं आता। अब सियासी फैसला हो तो फिर इलेक्शन का मामला आता है, फिर शराइत के ऊपर अमल दरामद का मामला आता है, फिर इस खौफ और डर का मामला आ जाता है कि शायद वोट टूटने लगे, इलेक्शन ईयर चल रहा है, तो फिर मामला सियासत के ऊपर आ जाता है। तो हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती ये रही है कि सियासी फैसले हुए हैं, माशी फैसले जो हैं वो सियासी बुनियादों के ऊपर हुए हैं, चाहे वो ये वाली हुकूमत हो या इससे पहले वाली हुकूमत हो। अब देखिए, जो 2002 में अगर आप देख लें, फरवरी की 28 तारीख मुझे याद आती है, साबिक वजीर आज़म साहब थे, वो अचानक 28 तारीख को टेलीविजन पे आ गए और उन्होंने सब्सिडी का ऐलान कर दिया पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जबकि उनकी अपनी हुकूमत जो है वो IMF से वादा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लें, अक्टूबर में आ जाए, नए वजीर ख़जाना थे, नई हुकूमत थी, और वहाँ पे ऐलान कर दिया गया कि रुपए की कीमत को मसनूई तरीके से डॉलर के सामने रोक के रखा जाएगा। ये भी एक वादा था जो हुकूमत पाकिस्तान, जो वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ कर चुकी थी कि ऐसा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ सियासी अच्छा फ़र्रुख साहब, देखिए हम तो हर लिहाज से सोच रहे हैं, इस वक्त वर्स्ट सिनेरियो भी सोच रहे हैं। एक लम्हे के लिए सपोज कर लेते हैं कि नए जायजे के लिए तमाम पेश किए इक़दामात को IMF तस्लीम नहीं करता, फंड्स भी नहीं आते, तो आने वाले दिनों में सिचुएशन फिर क्या होगी? देखिए, मैं नंबर्स 2 या 4 आपके सामने रख देता हूँ और फिर फैसला और आप अपने सवाल का जवाब उन्हीं नंबर्स में आपको मिल जाएगा। क्योंकि जुलाई से दिसंबर के जो महीने हैं उसमें लगभग हमारी जो अदायगियां हैं जो रोल ओवर नहीं हो सकती वो लगभग 5 अरब डॉलर की हैं। टोटल अदायगियां उससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन जो रोल ओवर नहीं हो सकती वो लगभग 5 बिलियन डॉलर की हैं। और आज हमें स्टेट बैंक ये खुद से बता रहा है कि उसके पास लगभग 4 अरब डॉलर के ज़खायर पड़े हैं। तो अगले 5 या 6 महीने जो हैं वो IMF के मुआवजे के बगैर या किसी तरफ से इमरजेंसी एड आने के बगैर जो है वो गुजरते नहीं है। फिर हम बात शुरू कर देंगे कि जो
ट्रेजेक्टरी है, जिस सही। सिमत में पाकिस्तान की अच्छा मईशत जा रही है, फारूक साहब, और हमारी लड़का मईशत तो सियासत से ही जुड़ी हुई है, तो आपको कहीं ये खदशा तो नहीं लग रहा कि IMF अगले इलेक्शन का इंतजार कर रहा है, या पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल ने हमें इस डगर पर खड़ा कर दिया है कि सब कुछ करवा लेने के बाद भी IMF पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का इंतजार कर रहा है? देखिए, ये आलमी मालियाती इदारे जो हैं, इनका दो लेवल्स के ऊपर इनकी मैनेजमेंट होती है, इनके मुज़ाकरात होते हैं। पहला लेवल है जिसको हम कहते हैं स्टाफ लेवल, जिस एग्रीमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। स्टाफ लेवल के ऊपर जो आलमी मालियाती इदारों का स्टाफ है, वो जहाँ तक मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 20-25 सालों का, वो दे थॉरली गो बाय द बुक। वो जो कुछ किताब में लिखा है, जो कुछ नंबर्स हैं, जो मुआहदा हुआ है वजारत खजाने के साथ, खजाना के साथ, उसके ऐन मुताबिक चलता है। सियासत आती है बोर्ड लेवल के ऊपर, एग्जेक्टिव बोर्ड के ऊपर, जहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है, बाकी ममालिक का रोल प्ले होता है। अभी हम स्टाफ लेवल पे अटके हुए हैं, और स्टाफ लेवल पे ये प्योरली जो है वो बाय द बुक जाना है। उसमें नंबर्स का मामला है, उसमें जज्बात का इशू नहीं है, उसमें ज़ाती ताल्लुकात का मामला नहीं है। यहाँ पे प्योर नंबर्स का खेल है, और वो हमें बड़े वाज़े तौर पे बता चुके हैं कि आपने जो वादे किए चले थे, जी, इस वक्त मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म तो कर रहे हैं, तभी उन्होंने साइडलाइन पर ये मुलाकात भी की है। उम्मीद है कि वो कॉन्फिडेंस बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे और चीज़ें अब आगे बेहतरी की जानिब ही जाएंगी। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यहाँ नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। अब आ जाते हैं जनाब ईद उल अज़हा पर। ईद की आमद है, उस वक्त मंडियों की रौनकें जो हैं वो बहाल हैं, और बड़ी ईद इसे कहा क्यों जाता है, और इस्लामी साल का आखिरी महीना हमें सब्र और कुर्बानी का कौन सा दर्स देता है, इसके साथ साथ कुर्बानी के शरई मसाइल क्या हैं, कुर्बानी किन साहिबान ने हैसियत पर वाजिब है, ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मारूफ आलिम दीन और मजहबी स्कॉलर्स मौजूद हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और अलामा अमीन शहीदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अलामा अमीन शहीदी साहब आपकी तरफ आऊँगी। अलामा साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी, हर साल हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों में इस्लामी तालीमात के हवाले से जितनी हो सके इसको फैलाएं और शऊर पैदा करें। मुझे ये बताइएगा, फ़लसफ़ा क्या है कुर्बानी का इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लाम में कुर्बानी का फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की ख्वाहिश पर कुर्बान करना है। यानी एक चीज मैं चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है, और एक चीज अल्लाह चाहता है। जो अल्लाह चाहता है उस पर मैं अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दूं, ये है बुनियादी तौर पर कुर्बानी, ये है बुनियादी तौर पर उसका फलसफा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जब हम देखते हैं कि जब हुक्म दिया गया कि आप अपने बेटे को कुर्बान कीजिए, तो उस वक्त हजरत इब्राहीम की जिंदगी में सबसे कीमती मता हजरत इस्माइल की सूरत में थी। हजरत इस्माइल से ज्यादा कीमती इस पूरी दुनिया में हजरत इब्राहीम के लिए कोई नहीं है। आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के उस, अब यहाँ पर दो चीजें कुरान ने बयान की है। पहला ये कि खुद वो आमादा हुए, बिल्कुल तैयार हुए, कहा कि ए अल्लाह, तू जब कहता है तो तेरा हुक्म मेरे लिए वाजिबुल इता है, जब तूने कहा तो सराखों पर। उसका अगला कदम उन्होंने ये उठाया कि हजरत इस्माइल के सामने कहा कि बेटा, अल्लाह ने मुझे तुम्हें कुर्बान करने का हुक्म दिया है, तुम क्या राय रखते हो इसमें। हजरत इब्राहीम के इस सवाल के जवाब में हजरत इस्माइल का जो जवाब कुरान ने बयान किया है वो बड़ा अजीब फरमाया कि या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मेरे बाबा, आपको जो हुक्म दिया गया है उस पर आप अमल कीजिए, अगरचे उस पर अमल करना सख्त है, अपनी कुर्बानी देना सख्त है, लेकिन आप मुझे तौर पर साबिर पाएंगे और अल्लाह के सामने मुती पाएंगे। कौन अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है? वो जो अल्लाह के हुक्म को अपने बेटे की जान से ज्यादा अजीज समझता हो। लिहाजा ये याद रखिएगा कि ईद उल अजहा का मौका
जब आता है, आम तौर पर मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर एक भेड़ लेकर ज़बह करते हैं, तो असल हदफ भेड़ का ज़बह करना नहीं है। असल हदफ अपनी ख्वाहिशात को ज़बह करना है, अपनी उन अफकार को, उन ख्वाहिशात को, उन तमन्नाओं को ज़बह करना है जो अल्लाह की ख्वाहिश के मुकाबले में खड़ी होती है। लिहाजा जब गोश्त खाने का इरादा हो तो खुद न खाएं, दूसरों को खिलाएं। जब अच्छा पहनने का इरादा हो तो खुद कम पहने, दूसरों को ज्यादा पहनाएं। जब अच्छे मकान में रहने का इरादा हो तो खुद अच्छे मकान में न रहें, दूसरों को वो सहूलत फराहम करें। आज की इस सही। महंगाई के दौर में वो घराने हैं जहां पर अब तो महीनों महीनों उनको गोश्त नहीं मिलता, एक ऐसे घराने में अगर आप खुशी के इस मौके पर गोश्त पहुंचाते हैं और खुद नहीं खाते, तो ये अल्लाह की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह देने का बिल्कुल आपने वजह फरमाया अलामा साहब। मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हनीफ कुरैशी साहब की तरफ जाऊंगी। मुफ्ती साहब कहिएगा, अब जैसा कि अभी हमारी बात हो रही है, इसमें अलामा साहब ने कहा कि नीयत है, ईमान है, अकीदा है, अपनी ख्वाहिश को मारना है और अल्लाह की जो ख्वाहिश है वो सामने खड़ी है, और जो सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया आपने सुना। इसमें मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अगर मैं साहिब इस्तिताअत नहीं हूँ या मैं कुर्बानी नहीं कर सकती, तो क्या अगर मैं ये जज्बा रखती हूँ या मेरी नीयत ये है और मैं इसी नीयत की मुनासिबत से अपने नाखून नहीं तराशती, या कोई किसी मर्द की भी अगर बात की जाए, दाढ़ी नहीं मुंडवाता, बाल नहीं कटवाता, नीयत उसकी ये है कि कुर्बानी आ रही है उसने करना, लेकिन कुर्बानी वो कर नहीं सकता, उसको उतना ही सवाब मिलेगा? क्योंकि नीयत अकीदा ईमान है ना, इसमें तो ये टेस्ट है एक। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी ये कोई नया काम इस्लाम में शुरू नहीं हुआ है। आप तमाम मज़ाहिब आलम को अगर पढ़ेंगी, आप आसमानी मज़ाहिब हों या गैर आसमानी मज़ाहिब हों, उनमें कहीं ना कहीं कुर्बानी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस कुर्बानी की तारीख उतनी पुरानी है जितनी कि इंसान की तारीख पुरानी है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के माबैन जब एक मामले पर तनाज़ा हुआ, जिसको कुरान मजीद ने भी बयान किया है, तो उनका फैसला जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था वो यही था कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी तो उसके हक में फैसला होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि जितनी इंसानी तारीख पुरानी है उतनी कुर्बानी की तारीख भी पुरानी है। और इसके अलावा आप जिस भी मज़ाहिब आलम में से मज़हब को देखेंगे तो वहाँ और बहुत सारी चीज़ों में मज़ाहिब आपस में टकराते हैं, लेकिन कुर्बानी के टॉपिक पर या कुर्बानी के मौजू पर तकरीबन तमाम मज़ाहिब के यहाँ ये एक वाज़े तौर पर नुक्ता नज़र मौजूद है कि अपने फॉलोअर्स को अपने दीन, अपने मजहब के साथ पुख्ता करने के लिए कुर्बानी देना या कुर्बानी लेना, ये जो है ना बड़ा जरूरी है हमारे। मैंने जैसे आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में न तुम्हारी कुर्बानियों का खून पहुंचता है, ना वो तुम्हारे उसके गोश्त को देखता है, वो तो तुम्हारे तकवे को देखता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तकवा उसकी बारगाह में पहुंचता है। तो तकवा क्या है? असल इस तकवे का आगाज उस नीयत सादिका से होता है कि एक शख्स अपने रब से कितना कमिटेड है, अपने दीन के साथ कितना कमिटेड है कि वो उसकी जो पसंदीदा तरीन चीज है, माल है, या तो उसने खुद अगर जानवर को पाला है तो एक उनस आपस में मोहब्बत हो जाती है जानवर के साथ पालने वाले की, और अगर पाला नहीं है तो पैसों का लिए है तो पैसे भी एक इंसान के उनसे माल के साथ इंसान मोहब्बत करता है। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुमसे ये देखना चाहता हूं कि तुम किस नीयत से, तुम किस अंदाज से मेरी बारगाह में ये तुम कुर्बानी करते हो। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तकवा जो है ना वो मेरी बारगाह में पहुंचता है। तो ये बाकायदा तौर पर मौजूद है रिवायात में कि अगर कोई शख्स जिसे मुयस्सर ना हो कुर्बानी करना, तो वो नीयत सादका के साथ अपने नाखून वगैरह जो है ना उनको छोड़ दे और दूसरों के साथ वही हैत इख्तियार करे, तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला उसकी नीयत सादका पर उसको जजील और अज्र कामिल अता फरमाए। सही, अच्छा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं अब अलामा साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। अभी जो मौजूदा
हालात हाज़िरा है इसमें हम ये देखते हैं कि लोग कुर्बानी इस तरह करते हैं कि शो ऑफ भी किया जाता है, दिखाया जाता है कि आज हमने पहले दिन हम ऊँट करेंगे, दूसरे दिन हम बैल लेके आएंगे, तीसरे दिन हमारे 17 बकरे आ गए हैं जो हमने ज़िबा करने हैं। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इस सारी सूरत हाल में जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है वो सिर्फ मवेशियों को ज़िबा करने का नाम कुर्बानी नहीं है, इस पर रोशनी डाली कि हुसूल तो अल्लाह को राज़ी करने का मकसद है ना, या फिर सवाब का हुसूल है। तो जो लोग इस तरह करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, जो लोग लोगों को दिखाने के लिए बकरे लाएं, बैल लाएं, गाय लाएं, भैंस लाएं, ऊंट लाएं, तो उनको अजर भी लोगों ही से मांगना चाहिए, क्योंकि जो चीज लोगों के लिए होगी उसका सिला लोग दे सकें तो दें, अल्लाह नहीं देगा, क्योंकि वो अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कभी भी मिकदार शर्त नहीं है। अल्लाह की बारगाह में एक बंदा 1 करोड़ रुपया और दूसरा बंदा सिर्फ 10 रुपया देता है, लेकिन अगर 10 रुपया देने वाला अल्लाह के लिए दे और करोड़ रुपया देने वाला लोगों को दिखाने के लिए दे, तो अल्लाह की निगाह में उसके उस 10 रुपए की कीमत इसके इस करोड़ रुपए पर 1000 बार ज्यादा भारी भी है और अल्लाह की निगाह में वो काबिल कबूल भी है। इसलिए अल्लाह नीयतों को देखता है, इरादों को देखता है और इंसान के अंदर मौजूद उस हदफ को देखता है कि इसका हदफ क्या है। अगर एक बंदा छोटा सा जानवर लाकर कुर्बान करता है, शोर नहीं मचाता और उसका गोश्त ले जाकर हकीकी मानों में उन लोगों को आज के इस दौर में खिलाता है जिनके बच्चों को आज 3 वक्त की जगह 1 वक्त की मुश्किल से रोटी मिलती है, तो ये जो कुर्बानी है उन हजारों कुर्बानियों पर भारी है जो कुर्बानियां अल्लाह की बजाय लोगों की खुशनुदी के लिए और फ्रिज भरने के लिए हो। कुर्बानी का मतलब जो है वो अपना फ्रिज भरना और बारबेक्यू की दावतें करना और दावत नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो लोग तलाश किए जाए माशरे के अंदर जिन तक खाना भी मुश्किल से पहुंचता है। जो गोश्त तो बहुत दूर की बात है, आज की इस महंगाई के दौर में जब 50% से ज्यादा महंगाई जो है 1 साल में हो चुकी है, यानी डबल से ज्यादा कीमत हो चुकी है, आज का वो दौर जिसमें लोग 3 की जगह 1 टाइम खाने पर बड़ी मुश्किल से कादिर हैं। बिल्कुल। ऐसे अगर ईद के मौके पर हम उन दुखी लोगों को जो प्रोफेशनल नहीं है लेकिन बड़े ही आबरूमंद सफेद पोश हैं, मांगने के लिए हाथ फैला नहीं सकते लेकिन उनके घरों में फाके होते हैं, उन घरों में अगर आप गोश्त पहुंचाते हैं और उनके बच्चों को एक खुराक दे देते हैं, तो इससे बढ़कर अल्लाह की बारगाह में इबादत कोई नहीं है। बिल्कुल, इससे बढ़कर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में इबादत कोई नहीं है। अच्छा, इसमें मुफ्ती हनीफ साहब एक चीज़ और मैंने देखी है, अक्सर लोग बल्कि ऐसे करते हैं जो कुर्बानी नहीं करते लेकिन वो पैसे जो कि उन्होंने कुर्बानी की नीयत से निकाले होते हैं वो किसी गरीब को दे देते हैं या किसी ऐसी फैमिली को जो उनको लगता है कि ये मुस्तहिक है। क्या ये ठीक है या फिर इस्लाम की रूह से कुर्बानी ही सही तरीका वही होनी चाहिए इस ईद पर? देखें, हम मुसलमान हैं और मुसलमान अपनी शरीयत का मुकल्लफ है, यानी अल्लाह और उसके रसूल ने जैसा करने का हुक्म दिया है हम वैसा करने के पाबंद हैं। हम उससे ना कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ताला को सजदा बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन हम एक रकत में तीसरा सजदा नहीं डाल सकते हैं। इसी तरह अगर अल्लाह ताला ने 4 रकतें मुकर्रर की हैं, हम 3 नहीं कर सकते। यूं ही दीगर जितनी भी इबादत हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने मुकर्रर की हैं तो ये तौक़ीफ़ी होती हैं, यानी इबादत जुमला की जुमला तमाम की तमाम तौक़ीफ़ी होती हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के बयान पर मौकूफ होती हैं। जैसा उन्होंने बयान कर दिया, जैसा नाफिज कर दिया, वैसा हमने करना है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो दिन है 10 ज़िलहज्जा का, इस दिन इस रूए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला को खून बहाने से ज्यादा अफजल कोई अमल प्यारा नहीं है, प्यारा और अफजल नहीं है। और फरमाया कि उसका खून का कतरा गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अजर अता फरमा देते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं क्या वो जवाब की तरफ ठीक भी है या नहीं?
जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो जब हम मुकल्लफ शरीयत हैं तो हरगिज ये अक्ल के ढकोसले इख्तियार नहीं कर सकते कि हम कुर्बानी को छोड़कर हम पैसे दे दें, क्योंकि ये हम पर वाजिब है, और जो चीज वाजिब हो जाती है, जिस तरह वाजिब होती है उसका उसी तरह से अदा करना जरूरी है। अगर आपने गरीबों की हेल्प और मदद करनी है तो आप उनको वैसे दें, ये अपना वाजिब अदा करें। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो आप दीगर जराए के साथ और दीगर असबाब के साथ उनके साथ मदद करें। और इसी कुर्बानी के अंदर अगर आप चाहते हैं तो आप कुर्बानी की खाल देकर, गोश्त देकर आप उनके साथ हेल्प करें। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये तलब कर रहे हैं कि आप उसकी रजा के लिए, उसके दीन के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या। अच्छा, इसमें इधर मेरे ज़हन में एक सवाल और भी आ रहा है, मैं चाहूँगी कि उस पर मैं अलामा साहब से थोड़ी रहनुमाई लूँ। अलामा साहब, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जाहिर है दुनिया है, सिस्टम है, अगर ईद से पहले कुछ लोगों के यहाँ बच्चे की पैदाइश अगर हो गई है और उसका अकीका उन्होंने करना है तो वो कुर्बानी में ही अकीका भी कर देते हैं, यानी कि कुर्बानी का जानवर अगर ला रहे हैं तो जनाब अकीका भी हो गया। ये क्या ठीक है? मैं आपके पहले सवाल और दूसरे सवाल दोनों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इबादत जो है ना वो दो किस्मों की हैं। एक इबादत में फराइज हैं और दूसरी जो है जिनको हम नवाफिल कहते हैं, नाफिला इबादत या मुस्तहब इबादत कहते हैं। कुर्बानी जो है अपने नाम से जाहिर है ये सुन्नत इब्राहिमी है। सुन्नत इब्राहिमी का मतलब यानी ये एक आम मुसलमान के लिए जो अपने घर में है नफली इबादत है। हाँ, जो शख्स एहराम पहनकर हज पे गया हुआ है उसके लिए हज के उस दौरान में, चूंकि उस हज का ये रुकन और उसका हिस्सा है, इसलिए उस पर फर्ज है। लेकिन जो लोग अपने घरों में हैं उनके लिए नफली है। अब नफली होने की बुनियाद पर हर उस शख्स के लिए नफली है जो मुस्तती है, जो कुर्बानी कर सकता है। अब जो कुर्बानी कर सकता है उसके सामने दो रास्ते हैं, जो नफली है, सुन्नत है, लिहाजा दो रास्ते हैं कि आया वो उस गोश्त को लोगों के दरमियान तकसीम करे, भेड़ मुझे जरा मौका दीजिएगा मैं इस पे एक्सप्लेन करूं। जी बिल्कुल। क्या किसी ऐसे घर में जहां पर उन पैसों की शदीद जरूरत है उस घर में दे। अगर वो ये समझता है कि कहीं पर कोई बीमार है, वो मर रहा है, इलाज की जरूरत है और ये पैसा देकर उसकी जान बचाई जा सकती है तो उसको वहां पर देना चाहिए। अगर उसको ये मालूम है कि फलान घर में फाकों की वजह से बच्चे बिलक रहे हैं तो कुर्बानी नफली है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि जाना चाहिए उस बिलकने वाले बच्चे का पेट भरना चाहिए। हाँ, जो लोग हज पर हैं उन पर फर्ज है, वो हर सूरत में कुर्बानी ही करेंगे, उसका पैसा कहीं और दे नहीं सकते। लिहाजा नफली और फर्ज इबादत में ये फर्क है कि नफली को तर्क किया जा सकता है किसी और मसलहत की खातिर, लेकिन फर्ज को किसी भी सूरत में तर्क नहीं किया जा सकता। अब जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि क्या अकीका की जगह कुर्बानी या कुर्बानी की जगह अकीका या दोनों को मिक्स किया जा सकता है, नहीं। अकीका भी नफली इबादत है, कुर्बानी भी नफली इबादत है, वो अलग इबादत है, ये अलग इबादत है। इसलिए कुर्बानी अपनी जगह, खुद कुर्बानी खून बहाना, घर से, खानदान से, जिस मकान के अंदर खून बहाया जाता है उस मकान से नहुसतों के खात्मे का बायस बनता है, बरकतों के नुज़ूल का बायस बनता है, बलाओं के टलने का बायस बनता है। यानी अकीके के लिए आपको अलग ही जानवर लाना पड़ेगा। जी, ये मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। अकीके के लिए अलग जानवर ही लाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था यानी आपके सामीन के लिए और नाज़रीन के लिए ये बात बड़ी अहम है कि खुद कुर्बानी के अंदर भी जो बुनियादी फलसफा है सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ वो ये है कि नहुसतों का खात्मा होता है उस घर में किसी जानवर को ज़बह करने के नतीजे में। यानी जब खून बहाते हैं तो उससे नहुसतों का खात्मा होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है, बीमारियां खत्म हो जाती हैं और जो आफात और बलियात हैं उनका रास्ता रुक जाता है। इसलिए खुद कुर्बानी फी नफ्स ही अपनी जात में मतलूब भी है और अहम भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका अकीका है वो उस बच्चे की सलामती के लिए है। लिहाजा जब आप अकीका करते हैं तो अकीका के अपने मखसूस अहकाम हैं, उन अहकाम के तहत ही वो अकीका अंजाम दिया जाता है। अगर उन अहकाम की रियायत न की जाए तो फिर अकीका नाक़िस।
अगरचे वो अकीका भी नफली इबादत है, फर्ज नहीं है। लिहाजा जो मुस्तती वो दोनों करे, जो मुस्तती नहीं या दोनों नहीं कर सकता वो कुर्बानी करे, और जब कभी उसको मौका मिले और मुस्तती हो जाए उस वक्त उसको चाहिए कि वो अकीका भी अंजाम। सही। अच्छा मुफ्ती हनीफ साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मुफ्ती साहब कहिए। अच्छा मुफ्ती हनीफ साहब से हम फिर से रब्ता करते हैं। अच्छा अलामा साहब, मेरे जहन में एक और सवाल भी है जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। एक घर में अगर दो मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं और सूरत हाल इस तरह से है कि कुर्बानी अगर उन्होंने करनी है तो एक जानवर के ही पैसे निकल रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पर एक बकरा या दुम्बा ले आते हैं तो ये कुर्बानी पूरे घर की तरफ से होगी या फिर वो मखसूस शख्स या शौहर या बीवी जिनके पैसों से वो लाया गया उसी की होगी? ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। अगर शोहर ने लिया और सब घर वालों की तरफ से उसने कुर्बानी की तो कोई हर्ज नहीं है, सब घर वालों की तरफ से हो जाएगी। अगर आपके भाई बहन भी हैं जो दूर रहते हैं, वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो उनकी हिस्सेदारी में भी कुर्बानी हो सकती है। कुर्बानी में जरूरी नहीं है कि बराबर की हिस्सेदारी हो। फर्ज करें 1 लाख का जानवर है, एक बंदा 20,000 देता है, दूसरा 50,000 देता है, तीसरा सिर्फ 2,000 देता है, सबकी हिस्सेदारी हो सकती है। इसलिए ये डिपेंड करता है। क्या ये जानवर लेके आने के बाद भी हो सकती है या पहले ही होगी डिसाइड ये बात? नहीं, जब लेके आएंगे जानवर को तो कुर्बान करना तो उस वक्त है ना जब आप उसके गले पर छुरी फेरते हैं। नहीं अलामा साहब, बाजू का ये भी होता है कि जब आप जानवर ले आते हैं तो आपको अगर आपके किसी भाई या बहन ने बोल दिया ये इतने का आया है, तुम इतने पैसे मेरे से ले लो, मेरा भी हिस्सा डाल लो, समझो कि मेरा भी हिस्सा डल गया, कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है। सही हो सकता है। एक जानवर पर आप 10 बंदों को शामिल कर सकते हैं, 20 बंदों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि असल मसला ये है कि आप उस कुर्बानी के जरिए से आप एक सुन्नत अदा कर रहे हैं और बलाओं के टलने के असबाब फराहम कर रहे हैं, तो इसलिए दूसरों की नीयत से किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अलामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ थे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी की है और बताया कि ईद पर हमें किन बातों का ख्याल रखना है और फ़लसफ़ा कुर्बानी है क्या, कुर्बानी की असल रूह क्या है जिसको हमें समझना था। आगे बढ़ेंगे जनाब। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान मुल्क भर में बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए समर कैंप्स जारी हैं। इन समर कैंप्स में बच्चों की मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों का हिस्सा उन्हें बनाया जा रहा है। इसी पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर हमें अपडेट करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। चलते हैं मोइन की तरफ। जी मोइन। पाकिस्तान में इन दिनों स्कूलों में छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए मुख्तलिफ समर कैंप्स में खेलों के मुकाबले जो हैं वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। समर कैंप्स में खेल और इसी तरह जो दीगर सरगर्मियाँ हैं उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसे ही समर कैंप का आज आपको विज़िट करवाने जा रहे हैं जहाँ पर बच्चों को टेनिस के मैदान में ज़बरदस्त प्लेयर्स लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले कोच से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, इस समर कैंप ज़्यादा बच्चे ट्रेन हो जाते हैं या स्कूलों में जब पढ़ाई के दौरान उस वक्त ट्रेन होते हैं ज़्यादा? अभी तो जी ये बिल्कुल इनका इंट्रोडक्शन है। टेनिस थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा सीखे जाने वाली गेम है। इस फॉर्मली इसको थोड़ा सा टेनिस को हम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो डिवीजनल पब्लिक स्कूल के लिए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने एलोकेट किया है और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल है ट्रेन करना इनको? जी इनके लिए मुश्किल तो है, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट जो ITF और PTF ने हमें दिया है वो मुख्तलिफ साइज़ के रैकेट्स हैं, मुख्तलिफ प्रेशर्स के बॉल्स हैं, उसकी वजह से ये बहुत इनको सीखने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती। ज़बरदस्त जो प्लेयर है उनसे तो बात करवाएं, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो? बहुत शुक्रिया मोइन ज़ुबैर, आपने समर कैंप का हवाला में दिया। और अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त स्टूडियोज़ में मुझे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर नज़ीर हुसैन कुलोड़ो साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। DG लाइव स्टॉक सिंध हैं और प्रेसिडेंट हैं जनाब पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल के भी। और आपको पता है ईद आ रही है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, सबको सेहतमंद, वज़नी और खूबसूरत जानवर तो चाहिए, लेकिन सबको सस्ते जानवर भी चाहिए। तो देखते हैं मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है और हमें ख्याल किन बातों का रखना है, डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन मंडी का अहवाल लेने के बाद इस वक्त हमें लाहौर से ताबिश भट्ट ने ज्वाइन किया, पेशावर से मोहम्मद नुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
तो मेरा ख्याल है पहले लाहौर का रुख करते हैं और ताबिश से बात करते हैं कि इस मंडी में मौजूद है, क्या भाव ताव चल रहा है। ताबिश बताइएगा, 6 रोज़ बाकी रह गए हैं। देखिए, मैं इस वक्त लाहौर शाहपुर कांजरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक चिट्टू नामी जो बैल है वो हर एक की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कीमत इसकी 30 लाख रुपया मांगी जा रही है। और किस नस्ल का है और कितने साल इसकी उम्र है और क्या रोज़ाना की बुनियाद पर खाता है, इसके ऑनर से बात करते हैं। मुझे बताएं, इसकी नस्ल कौन सी है, कितने साल का है और खाता क्या है? ये साहिवाल का है और इसकी उम्र 3 साल है और ये रोज़ाना का 4 किलो दूध पीता है। इसके अलावा फ्रूट वगैरह सब कुछ, बादाम वगैरह खिलाते हैं हम इसे। देखिए, बिल्कुल 30 लाख रुपया इसकी कीमत मांगी जा रही है। और ये जो चिट्टू है, जो खूबसूरत एक बैल है, इसका यही है कि 4 किलो रोज़ाना की बुनियाद पर दूध पीता है, बादाम खाता है और इसकी हर रोज़ या मालिश भी की जाती है। तो शाहपुर कांजरा में ये जो चिट्टू है हर एक की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अब देखना होगा कि कौन सा ख़रीदार जो है इस खूबसूरत कदो कामत जानवर को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लेके जाता है। शुक्रिया, आपने हमें सूरत हाल बताई और इतना मुझे तो मज़ा आता है कि तरह तरह के नाम जानवरों के रखे हुए व्यापारियों ने। किसी ने गोल्डन, कोई किंग है, कहीं चिट्टू है और कहीं बबलू है। तो बच्चे भी जाहिर है, फिर जब उन्हें पता लगता है कि जानवर का ये नाम है तो फिर वो तो बाज नहीं आते हैं, वो तो टहलाएंगे भी, प्यार भी करेंगे, सेवा खिदमत पूरी होगी। लेकिन अब चूंकि आपको पता है वायरसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हम सुनते हैं अभी ये वायरस आ गया, फिर उसमें वेरिएशन आ गई, फिर ये वायरस आ गया, ये उसका ये वेरिएंट है। कॉन्गो वायरस के बारे में हमने बहुत सुना। तो ईद पे हमें ख़ास तौर पर थ्रेट है कि कॉन्गो वायरस से भी हमें बचना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। यही जानने के लिए मैंने डॉक्टर नज़ीर को दावत दी है। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों की इंटरेक्शन है, आपको पता है ईद पे बहुत ज़्यादा होती है जानवरों के साथ, और अभी कॉन्गो वायरस का खदशा भी था। गो के कहा गया है कि बाकायदा चेक एंड बैलेंस और वैक्सीन के बाद जानवर लाए गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हो जाती है। क्या ख्याल हमें खुद रखना है और अपने बच्चों को बताना है? सबसे पहले ये है कि जो जानवरों से जो इंटरेक्शन है उसमें बच्चों के कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, बड़ों के कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये सोचना है कि जितने भी कुर्बानी के जानवर हैं वो बहुत प्यार और लाड से पालते हैं और उनको रोज़ाना नहलाया धुलाया जाता है। तो जो जानवर रोज़ाना नहलाया धुलाया जाए और प्यार से लाड से इतना पाला जाए और उसकी इतनी खिदमत और सेवा की जाए, तो उस जानवर में आम तौर पे जो कीड़े मकोड़े उसके बॉडी पे होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि रोज़ाना वो उनको नहलाया जाता है। बाकी जो जानवर जो गंदगी में होते हैं उनमें कीड़े होते हैं, तो इस वजह से बीमारी का फैलाव वहाँ से ज़्यादा होने के खदशा है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी हमें कुछ एहतियात करनी है। मिसाल के तौर पे अगर बड़े लोग जा रहे हैं ईद मंडी में तो कंप्लीट आस्तीन वाले जो है ना वो कपड़े पहने, भले वो गर्मी का मौसम है तो वो हल्के कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े पहने। सफ़ेद कपड़े पे अगर कोई भी हल्का सा भी कोई कीड़ा आके बैठ भी गया तो, या मच्छर बैठ गया या कोई ऐसी मक्खी बैठ गई या जो टिक है वो बैठ गई तो वो नज़र आएगी। तो इस वजह से हमें डार्क कलर के कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, फुल आस्तीन वाले कपड़े पहन के जाइए। उसके अलावा अगर हमारे हाथ में या पाँव में या कहीं पे ज़ख़म है, खुला हुआ ज़ख़म है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। वो इस वजह से कि वो पूरा कम्प्लीटली हमें हाथ भी या तो हैंड ग्लोव्स पहनने चाहिए और शूज़ पहनने से पहले उसमें जुराबें ज़रूर हों, ताकि वो जो खुली हुई जो स्किन है वहाँ से एंट्री पॉइंट होती है किसी भी वायरस बैक्टीरिया की या जरासीम की। उसके बाद जब घर आते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, घर में दाखिल होने से पहले कोशिश करें कि पाउडर रूम हो या जो आपका बाहर वाला वो वॉश बेसिन लगा हुआ है वहाँ पे अच्छे तरह से 10 से 15 सेकंड या 30 सेकंड के कम से कम उस महलूल को साबुन हो तो उसको लगे रहने दें हाथों पे, और मुंह को भी धो लें। और वो जो आपके जिस्म के जो खुले हुए अज़ा हैं उनको बाकायदगी से धोएं। और आपके साथ अगर बच्चे गए हैं तो उनको आप खुद धुलाएं, उनको मॉनिटर। ऐसे नहीं कि भाई बेटा आप हाथ मुंह धो के फिर अंदर आ जाना, ऐसे नहीं करना। पाँव प्रॉपर धोने फिर घर में जाना है, ताकि वो अगर कोई बीमारी खुदा न ख्वास्ता कोई जरासीम है तो घर में ना आ पाए। अच्छा, हमारे यहाँ तो आपको पता है बच्चे जब जाते हैं मंडियों में जानवर खरीदने, वो तो आइसक्रीम्स और पता नहीं क्या खाते हुए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक पिकनिक पॉइंट बना हुआ है ना सब मवेशी मंडियाँ। तो हमें ये एहतियात करनी है कि जब जा रहे हैं तो उसी टाइम ये खाने वाली चीज़ें खा लें और आइसक्रीम भी खा लें। जब वापस आ रहे हैं जानवरों के साथ उस टाइम एहतियात करनी चाहिए। और बच्चों जानवर देखते हुए भी नहीं खानी चाहिए चीज़ें, बिल्कुल कोशिश ये करें। रीज़न उसका ये है कि देखें ना, वो ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोई भी जरासीम कोई भी आ सकता है, तो ये एहतियाती तदाबीर है। अब इसका मकसद ये नहीं कि हर जगह पे जहाँ जानवर उतने वहाँ पे इतने वायरस या बैक्टीरिया होते हैं। बच्चों को खुसूसन क्या एहतियात करनी है, जब आपके गली मोहल्ले में जानवर आ जाते हैं, आप हर बच्चा चाहता है कि मेरे हाथ में जानवर हो, मैं इनको टहलाऊँ, मैं इनको आगे ले जाऊँ, मैं दोस्तों को दिखाऊँ, मैं रिश्तेदारों को दिखाऊँ और ये सारा कुछ उसके साथ उसकी खिदमत करूँ।
उस सिलसिले में एक तो पहली जो एहतियात हमें बड़े और बच्चों को करना है कि जानवर के पीछे की तरफ कभी भी नहीं आना, बड़ा हो या छोटा जानवर, क्योंकि वो लात मारता है। तो वो क्योंकि वो इनसिक्योर फील करता है। जानवर जिस तरह हम देख रहे होते हैं, हमारा विजन जो है वो 45% से ज़्यादा है, हम देख रहे होते हैं कि भाई ये जानवर का इतना विजन नहीं होता, तो कि वो पीछे की तरफ से अगर कोई बंदा है तो उसको डर लग रहा होता है कि हमें कोई ना कोई वो पिंच करेगा या मुझे मारेगा, तो इस वजह से वो लात मार देता है। कितना भी पाला हो तो कभी भी डर सकता है। ज़्यादा नॉइज़ न करें उनके सामने, और जानवर के साथ आप जब प्यार से पेश आएंगे तो वो आपको उससे ज़्यादा प्यार देगा। जब आप खुद डर रहे होते हैं जानवर के सामने जाते हुए, या ऐसे ऐसे करके वो जो है ना वो जर्क देंगे, तो जानवर वो परेशान होगा, और फिर जाहिर है वो उसकी ताकत अच्छा, है। जाहिर है जब ईद आती है तो बच्चों ने तजर्बे भी बहुत करने होते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कराची का वेदर, आपको पता है गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो बच्चे आजकल जितने भी जानवर ला रहे हैं उनको नहला रहे हैं डेली बेसिस पर, आपके ख्याल में कराची का वेदर इस लिहाज से ठीक है, नहलाने में कोई मसला नहीं है या बीमार हो सकते हैं जानवर? नहलाने में कोई मसला नहीं है, उसकी कोशिश करें कि मुंह या नाक में इतना पानी न जाए, खुसूसन बकरा जो है छोटे, लेकिन उसको जल्दी फिर साफ़ किया जाए, उसको जल्दी खुश किया जाए, तो मैं समझता हूँ वो बेहतर है। बाकी नहलाने में कोई कैद नहीं है, और एक से नहलाने का भी वक्त होता है कि रात में भी नहला रहे हैं? नहीं, रात में तो नहीं नहलाना चाहिए, सुबह सर्दी के मौसम में खुसूसन कोई क्योंकि नमूनिया हो जाता है, तो इस वजह से उनको जो ठंडे वाली टाइम है उसमें तो बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए। नहलाने से सफाई सुथराई तो हो जाती है, लेकिन बच्चों को खुसूसन और क्या ख्याल करना है। देखें, वो बच्चे जिनके हाथ में कोई ज़ख्म है, पाँव को, उनको करीब नहीं जाने देना। बच्चे प्यार से लाड से उनको किस करते हैं, बोसा देते हैं जानवरों को, वो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो आपके मुंह के थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो जो इसको अवॉइड करना है। और अच्छे तरह से घर आएँ या जानवरों को हाथ लगाने से पहले और बाद में जो ना साबुन से अच्छी तरह से आप अपने हाथ धो लें, सफाई सुथरा रखें। और हम उम्मीद करते हैं, कोशिश कर रहे हैं महकमा तो अपनी तौर पे, हमने जितने भी जानवर बाहर से आ रहे हैं हमने अपनी चेक पॉइंट्स लगाई हैं, उस चेक पॉइंट्स पे चेक करके जानवरों को छोड़ा जा रहा है, और फिर मंडियों के अंदर भी खासा इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और, हम ये भी बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जनाब, जिस तरह आपने सुना होगा व्यापारी भी बताते हैं ये मक्खन खाता है, ये दूध पीता है, ये तो पता नहीं क्या क्या खाता है, चने की दाल, सब कुछ ये चीज़ें होती हैं। अब बच्चे जो होते हैं वो भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड होता है कि पापे खिला रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि इससे मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि वो इंसानों की खाने वाली चीज़ें बच्चों को खिलाएंगे, जानवरों को खिलाएंगे तो बीमार हो सकती हैं। ये पापे शापे की चीज़ें क्या ठीक होती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि पापे और इस तरह के चाय वगैरह या इस तरह की चीज़ें जानवरों को नहीं खिलानी चाहिए। जानवरों का अपना खाना होता है, और उनका जो खाना होता है वो मखसूस उनके लिए होता है, और वो बहुत काफ़ी बेहतर आता है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ज़रूर नहीं कि वो जानवर को बड़ा खुश होकर बताते हैं कि मेरा बकरा तो कोल्ड ड्रिंक भी पीता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो हमें ये चीज़ अच्छी लगे वो जानवरों को भी अच्छी लगे। हमारा टेस्ट और जानवरों का टेस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। हाँ, एनर्जी वाली चीज़ें। अच्छा, एक सवाल आपसे जो बड़ा लाजमी मैंने पूछना है, मैं पूछ लूँ, उसके बाद मुझे आगे भी बढ़ना है। सेहतमंद जानवर अगर मैं ख़रीदने जाना चाहती हूँ, मुझे तजर्बा नहीं है, क्या उसकी पहचान है? सबसे पहले ये देखें कि कराची के अंदर तो एक बड़ा रुझान है ब्रांड का भी, और उसके अलावा ये देखते हैं कि भाई खूबसूरत हो, स्किन कलर ख़ास तौर पे। सेहत का उसके ताल्लुक नहीं है। सेहत के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो निशानी है किसी जानवर की, कि उसकी जो खाल है, उसकी स्किन, उसमें ग्लो, चमक होनी चाहिए। वो अगर चमक रहा है तो उसका मकसद है कि उसमें कोई इस तरह के कीड़े पेट में या कोई इस तरह का मामला नहीं है। दूसरा सबसे आसान टेस्ट जो मैं कहूँगा, आम तौर पे जो जाता है, डॉक्टर नहीं है, तो उसके जो बाल हैं हल्के से ऐसे पिंच करके वो निकालें। अगर आसानी से बाल झड़ जाए, जल्दी निकल जाए, उसका मकसद है कि उसके पेट में कीड़े हैं और वो बहुत कमज़ोर है अंदरूनी तौर पे और बीमार है। और अगर उसके वो जल्दी से बाल नहीं निकलते और हल्के ये ना हो कि बाल खींचने में एक लात ही पड़ जाए नहीं, लेकिन वो साइड में हमेशा जानवर जो बड़ा है उसके शोल्डर पे आना चाहिए, शोल्डर वाली साइड पे यहाँ पे आना चाहिए। उसके पीछे जब भी जानवर से जाएंगे तो वो तो जाहिर है वो लात मारेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या पहचान है? इसके अलावा ये है कि अगर उसके देखेंगे कि कुछ लोग वो रिब्स से भी अंदाजा लगाते हैं, अगर अंदर गई हुई है तो ये कमज़ोर है, इसकी कमजोरी पसलियां का नजर आ और रही हैं। कमजोरी का और ज़ाहिरी तौर पे गोश्त का तो आंखों में हर एक को पता चल जाता है कि कितना कमज़ोर है या कितना नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे अगर उसके मुंह को देखें तो मुंह में हल्का फुल्का पसीना, नाक और ये अपर जो लिम्प है उसके आना चाहिए। और अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर ज़ाहिर प्रॉब्लम है, उसको बुखार है या कोई और मसला है। उसके अलावा अगर उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई है और पड़ा हुआ है तो ज़ाहिर है वो भी अभी भी कोई इन्फेक्शन या इंक्यूबेशन चल रहा है,
उस जानवर को नहीं लेना चाहिए। जानवर जो अपनी पोजीशन में बहुत बेहतर अंदाज से खड़ा है और उसकी गर्दन भी ऊंची है और उसकी स्किन बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें बता रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं आपसे मज़ीद भी बात करूंगी, लेकिन चूँकि हमारे दीगर मेहमान भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ज्वाइन कर चुके हैं, इस वक्त मैं कुछ बात करूंगी यूनान कश्ती हादसे के हवाले से। गुज़श्ता दिनों ये वाक़या हादसा पेश आया जिसमें अब तक 82 लाशें निकाली जा चुकी हैं, मज़ीद ऑपरेशन का दायरा भी वसी कर दिया गया है। सवाल नाज़रीन सबके ज़हनों में ये है कि आखिर आज का नौजवान मौजूदा हालात में इतना मायूस क्यों हो गया है कि वो मस्बत सोच के साथ हालात का मुकाबला नहीं करना चाहता, बल्कि वो शॉर्टकट तलाश करता है कि रोज़गार कमाने के लिए बाहर चला जाऊँ, वहाँ पर डॉलर्स में कमाऊँगा, यहाँ पे पैसे ज़्यादा बनेंगे तो मैं वो काम जल्दी कर लूँगा जिसमें मुझे यहाँ एटलीस्ट करने में वक्त लगेगा। तो ये जो हमारी मेंटल हेल्थ है, क्या हमारे नौजवान इसके इशूज़ का सामना कर रहे हैं? इसी पे बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं उमर जालियावाला, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कितना एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि हम शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं, हम डीमोटिवेटेड हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते, या वो रास्ता हमें चाहिए कि जिसमें हम क्विकली बना लें जो बनाना चाहते हैं? जी, सिर्फ हम नहीं बल्कि ये इंसान शॉर्टकट जहाँ उसको नज़र आता है कि मैं आसानी से हासिल कर सकता हूँ, आप जानती हैं कि वो उस रास्ते पे जाते हैं। इन नौजवानों की जो आप बात कर रही हैं, जिन इलाकों से हैं, आप ख़ास देखें, कुछ इलाकों में तो ऐसी बड़ी हवेलियाँ हैं, ऐसे बड़े घर हैं, जो कि उन लोगों ने बनाए, जो कि उनके दरमियान से बाहर चले गए। किसी भी तरीके से कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम या डंगी लगा के ही बाहर चले गए और फिर उन्होंने वहाँ पे जो कमाया, ज़ाहिर है वो जब पाकिस्तान में लगाते हैं तो वो बहुत शाहाना नज़र आता है। तो दिमाग में रेफ़रेंस जो बनता है कि अच्छा मैं बड़ा कैसे बन सकता हूँ? मेरे इलाके के सारे बड़े घर वाले कौन लोग हैं? तो एक तो ये रास्ता, दूसरा फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं कि फैमिलीज़ भी कहीं न कहीं ये ख्वाब कि हमारे दरमियान में से कोई एक ये कुर्बानी दे दे तो ये अलग एक प्रेशर रखता है। नंबर 3, आप जानती हैं कुछ लोग क्योंकि तालीम नहीं रखते, हमारे यहाँ पे ऐसे इलाकों में फिर उनको अपॉर्च्युनिटी नज़र नहीं आती अपने सामने, और नज़र आती है तो अच्छा मैं इतना कमा लूँगा तो भी क्या हो जाएगा? वो उस साइकिल से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं देख पा रहे होते और ये एक तरीका नज़र आता है कि शायद मुमकिन हो जाए। तो यकीनन ये सारे प्रेशर्स बिल्डअप होते हैं, फिर ओवरऑल हमारा हालात ऐसे नेगेटिव रहे हैं। रिसेंट जो पॉलिटिकल हालात हैं कि बड़े-बड़े जो तालीमी लोग हैं, जो कि काम है, वो भी अपना काम बाहर मूव करने का सोच रहे हैं। तो आप जानती हैं कि फिर जनरल तबके के ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं हालात। अच्छा, मुझे उमर साहब एक बात बताइएगा, अभी जो आजकल के नौजवान में एक मायूसी, एक सुस्ती है, जो मेरा ये ख्याल है कि इससे पहले वाली जनरेशन में नहीं थी। बड़े एक्टिव थे नौजवान, मतलब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मुझ में जितनी फुर्ती थी वो मैं आजकल की नस्ल में नहीं देख रही। अब मोबाइल्स ने हमें मार दिया है कि हम एक जगह पे बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहे हैं, हमें ये फुर्सत नहीं है कि हमारा ध्यान हो के साथ घर में हो क्या रहा है, हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बहन भाई क्या कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना हमने छोड़ दिया है। इस मोबाइल पे ही है बस जो कुछ है। इसने कितना ख़राब किया है? देखिए, 2 ज़ाविये हैं इस पे। एक तो जो आप जो कह रही हैं कि फुर्ती नहीं है, तो मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। आपके जनरेशन में अपने लिहाज से अब ये कहता हूँ कि हम जितना काम जब हमने ग्रेजुएट किया उस वक्त हम जो मुशक्कत करने के लिए तैयार थे, जितना हमारे अंदर झुकाव था और उस्तादों की तलाश थी, वो नहीं नज़र आती, लेकिन एक अलग तरह की फुर्ती है भी जो उसी मोबाइल की वजह से उनके पास है। आप अगर यूथ ग्रुप के साथ एक काम करें तो वो ये सलाहियत रखते हैं कि वो थोड़े से जमा हो और इतना घंटा उनको दें, वो ऐसा पैगाम बना सकते हैं जो पूरे मुल्क में सुनाई दे। ऐसा पैगाम शूट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखें कि उसी डिजिटल की वजह से एम्पावर्ड भी हैं। आप घर के लोग जाते हैं, ये तो इस्तेमाल है ना, ये छुरी है, इससे आप काट भी सकते हैं। वो सामान लाने के लिए जो जवान लोग ऐप्स के थ्रू, मुख्तलिफ सर्विसेज के थ्रू, तो मैं थोड़ा सा नौजवानों को हमेशा एडमायर करता हूँ। और जिस जनरेशन में जैसे आप जब आई तो आपने भी यकीनन थोड़ा मुख्तलिफ किया होगा कंपेयर टू आपके पेरेंट्स। अब आते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, हर जनरेशन उन मसाइल और वसाइल साथ साथ चलते हैं ना, तो वसाइल जहाँ पे आए तो मसाइल क्या क्या आए कि हम ये सारी ऐप्स, ये हमारा मोबाइल, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ये डिज़ाइंड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रखें, और चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन इन सोशल मीडिया ऐप्स को बहुत पसंद है कि हम टाइम लगाएं। दूसरा, आप जानती हैं कि कंटेंट वो नज़र आता है जो कि हमें ऑलरेडी पसंद आ रहा होता है। जिस तरफ हम माइल होते हैं तो हमें लगता है पूरी दुनिया वैसे सोच रही है। नंबर 3, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जितना डिजिटल पे टाइम लग गया है उतना इन पर्सन टाइम नहीं रहा। यानी एक फैमिली के लोग घर में बैठे हुए 4 लोग मैं देखता हूँ अलग अलग डिवाइसेस पे दुनिया से राब्ता बनाए हुए, लेकिन आपस में
डिसकनेक्टेड होते हैं, इदारों के अंदर भी ये सिलसिला नजर आता है। तो ये बिल्कुल चैलेंज है और नौजवान मैंने ये भी देखा है कि रिकग्नाइज भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए जरूर बिल्कुल आप आप जो उमैर साहब बात ठीक कह कह रहे रही हैं, क्रिएट करने वाले क्रिएट भी कर रहे हैं और इस डिजिटल डिवाइस का पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव करने वाले ज्यादा हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद जो टिकटॉक्स पे लगी हुई है कि आपको खुद भी अंदाजा होगा कि वो शॉर्ट्स बन रहे हैं और टाइम ज़ाया हो रहा है। खैर एनी हाउ वो भी एक कर कमाने का जरिया भी आजकल बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। देखिए एक मैं आपको एक फैक्ट भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले दौर के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जो हम काम करते थे और कर रहे हैं अभी ये ऑटोमेट होते चले जाएंगे, ये मशीनें कर रही होंगी। हमारे बहुत सारे ऐसे भी जॉब्स जो कि हम व्हाइट कॉलर जॉब्स ऑफिसर्स के समझते हैं कि नहीं ये आप देख रही हैं चैट जीपीटी टाइप टूल से नजर आ रहा है कि अच्छा ये तो खुद ही हो सकते हैं। तो इंसान क्या करेगा? इंसान को बहुत ज्यादा अपनी इंगेजमेंट पे काम करना पड़ेगा और अपने मसाइल भी हल करने पड़ेंगे, वो तमाम मसाइल जिससे हम इफेक्टिवली भागते रहे क्योंकि हमें काम करने थे उस मसाइल को हल करने के लिए जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे ना, इंडस्ट्री भी है और पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट बहुत कमजोर है, न्यूज चैनल ज्यादा हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स कम है, राइट? तो ये उस एंटरटेनमेंट गैप को भी फिल किया है आम लोगों ने, और दुनिया भर में जहां जहां ये गैप है वहां ये फिल हुआ है। तो आप देखें लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ उमैर साहब कि बिल्कुल नहीं हो रहा, बोर हो रहे होते, बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरा सवाल आपसे सारी बातों में ये है कि ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो नेगेटिव यूज कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वो लोग जो इस नेगेटिविटी का शिकार हैं और डीमोटिवेटेड भी हैं कि वो ये चाहते हैं कि बस वो लेटे रहें, स्क्रॉल करें और बस यहीं पर सारे काम हो जाएं, उन्हें खुद को हिलाना ना पड़े, वो कैसे मोटिवेट होंगे और पेरेंट्स का क्या किरदार है इसमें? जी मैं उनको मोटिवेट करने के लिए खतरनाक बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो चीज फोन पे देख के जब मजे ले लेते हैं वर्सेस आप असल में करते हैं, दिमाग को मजा चाहिए और बाज लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे मजे ले रहे हैं हर चीज के। जिंदगी कैसी वो दूसरों की जिंदगियां देख के वो हार्मोन्स केमिकल्स, जिस तरह हम फिल्मों देख के वो इमोशंस फील करते थे तो लोग ये कर रहे हैं। लेकिन डाउन साइड क्या है कि सालों गुजर जाएंगे, आप दिन रात यूट्यूब पे लगा सकते हैं, रोजाना इतना कंटेंट आता है कि पूरा साल आप देखते रहें। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि मैं लेटा पड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी कैसे तब्दील होगी, मैं बेहतर कैसे कमाऊंगा? वो अल्लाह जिसने मुझे कहा हुआ है कि मैं कदम बढ़ाऊं, मैं तो कदम छोड़ के लेटा हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ, तो मेरे हालात नहीं बदलेंगे। और मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उमैर जालियावाला, साल तक बढ़ाता रहूंगा क्योंकि वो स्ट्रेस बढ़ेगा, मेरी उम्र बढ़ जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका उमैर जालियावाला, आप हमारे साथ रहे और आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें इस पर की हैं। जाहिर है कुछ करने के लिए कदम ही बढ़ाना पड़ता है, लेटे लेटे कुछ नहीं होता, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये मोबाइल है, ये इसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा आप करेंगे हेल्थ वाइज बहुत इश्यूज़ होंगे और वक्त आपका ज़ाया होगा जो कि बहुत कीमती है। घड़ी वापस नहीं आ सकती, मतलब वक्त पीछे नहीं जा सकता, बस वो चला जाता है। फिर इस चीज़ को समझें। अब हम चलते हैं कफील के पास जो कि मवेशी मंडी में मौजूद है कराची की। क्या भाव ताव चल रहा है उनसे जानते हैं। कफील बताइए। देखिए भाव ताव तो आखिरी 5 रोज़ हैं और खासे लोग जो है वो यहाँ पहुँचे भी हैं, लेकिन लोग ताहाल जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। एक शहरी है सर, कुछ मिल गया? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं सुबह 6 बजे का आया हूँ यहाँ पर के जानवर के पैसे ऐसे मांग रहे हैं ना समझने वाले। अभी मैंने 2 जानवर पूछे, उन्होंने बोले 5 लाख, मैंने डायरेक्ट 3 लाख बोले, डायरेक्ट 3 लाख। मैंने अभी लो 3 लाख, बोला नहीं 4.5 लाख दोगे, मैंने 3.5 लोगे। आपको नहीं मिल रहा? जी नहीं सर। अच्छा, ये खासी देर से घूमे, इनको नहीं मिला। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, राजनपुर और रहीम यार खान के ये जानवर यहाँ मौजूद है, जो कि वजन के लिहाज से अगर हम बात कर ले तो तकरीबन 3 मन से लेकर 7 से 8 मन तक के जानवर यहाँ मौजूद है और डिफरेंट जानवर जो है वो अवेलेबल है, भारी भी है उससे कम और उससे कम भी। लेकिन यह जो प्राइस है, ये प्राइस शुरू होती है तकरीबन कोई 2 लाख से ऊपर और ये प्राइस जाती है तकरीबन 5 और 6 लाख तक। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मेरे कैमरामैन ज़रा हसन दिखाएंगे, हसन थोड़ा आप दिखाएंगे किस रेंज के जानवर हैं, कितने हैवी हैं, खूबसूरत से दूर तक आप हटेगा भाईजान। ये तमाम सूरत हाल है, जानवर तो बड़ी क्वांटिटी में है, आप पैन करके आप देखिए। और यहाँ पर अब जो आखिरी 5 रोज़ हैं, शहरी पहुँच भी रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन शहरियों का यही कहना है कि जानवर पिछले साल के मुकाबले में दुगना है और प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। और इनका जो कहना है, इनका ये कहना है कि सर क्या कहेंगे, ये जो प्राइस आपने डबल कर दिए हैं, क्यों जो शहरी है वो खाली हाथ भी जा रहे हैं? कुछ खाली पीछे से माल महंगा मिल रहा है ना, क्या करें हम?
इसलिए। आपने तो पिछले साल जो तकरीबन 1.5 लाख का जानवर था उसके आप 2.5 लाख, 3 लाख और 4 लाख मांग रहे हो यार। नहीं, हम मुनासिब मांग रहे हैं। मुनासिब कहाँ मांग रहे हैं? मेरी जिससे बात हुई उसने यही कहा है। सही मांग रहे हैं सर, हम मुनासिब। अभी महंगाई है ना, क्या करें। अब ये कह रहे हैं कि महंगाई है, इनकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अलावा फीड है, उसके अलावा जितना चारा वारा ये सब महंगा है। ताहम जो प्राइसेस है इस एरिया के अंदर, इस पंडाल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हाई है। और जो शहरी यहाँ पे खरीदारी के लिए आए हैं, कुछ लोगों को मैंने मायूस जाते हुए देखा है। एक जो मेरे साथ शहरी मौजूद भी है वो ताहाल फजर से यहाँ घूम रहे हैं और उनका सौदा अब तक नहीं बना है। शुक्रिया आपका कफील, हम आपसे मजीद भी जानते रहेंगे, भाव ताव तो चलते रहेंगे, चांद रात तक चलते रहेंगे। अच्छा, मैं आपसे डॉक्टर साहब जल्दी से जानना चाहूँगी, ये जो महकमा लाइफ स्टॉक है, आप लोगों ने क्या स्टेप्स लिए हैं ये बताइएगा। ईद उल अज़हा के हिसाब से अगर गुज़श्ता साल देखें तो हमें बहुत भयानक एक बीमारी थी, लंपी स्किन डिजीज़। जी। उसको हमने कंट्रोल खुशसलूबी से कर लिया उसी दौरान 3 महीने के अंदर। अब इस साल हम इसको मुकम्मल कंट्रोल कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे जो डीजी लाइफ स्टॉक पंजाब हैं और जो बलूचिस्तान, उसके साथ इस ईद से आने से पहले ही 2 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई और फिर हमने फेडरल लेवल पे भी हमने काम किया। इसको इंश्योर किया कि जहाँ जहाँ से, मिसाल के तौर पे हमने कैंप लगाए, हमारा जो पंजाब के साथ बॉर्डर है घोटकी के ऊपर, फिर मोटरवे अगर आ रही है तो सखर में हमने कैंप लगाया हुआ है, और उसके अलावा कराची आते हुए हमने मोटरवे पे यहाँ पे लगाया हुआ है। इस दफ़ा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हैं और बड़ा मंडियों में रश भी इसीलिए नज़र आ रहा है कि लोग बेफिक्र होकर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नज़ीर हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और अभी आपने फिर से देख लिया, मुझे इस वक्त शहजादी राय ज्वाइन कर चुकी हैं। अक्सर हमारे शो पे आपने उनको देखा है, ख्वाजा सराओं की बेहतरीन नुमाइंदगी करती हैं और अब सिंध की तारीख में पहली बार KMC में ख्वाजा सरा कम्युनिटी को नुमाइंदगी का हक़ मिला है। मशहूर ख्वाजा सरा शहजादी राय को यह एजाज़ हासिल है कि वो KMC में तैनात पहली ख्वाजा सरा हैं। शहजादी, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा लग रहा है। और KMC का ये जितना भी सारी चीज़ें हुई हैं, ये बहुत एक हिस्ट्री है मेरे लिए, ख़ुद के लिए भी बहुत एक मेमोरीज़ हैं जो मुझे नहीं लगता मैं कभी भूल पाऊँगी। और मेरे लिए सिर्फ नहीं, मेरी कम्युनिटी के लिए मेरा वहाँ होना, मेरा वहाँ बैठना, मेरी मौजूदगी, मेरी विजिबिलिटी, यही मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। स्टिल मेरी कम्युनिटी अभी तक काफ़ी जो है एक्साइटेड हुई हुई है कि क्या काम करोगी, क्या सारी चीज़ें। अच्छा, मेरा भी आपसे यही सवाल था पहला कि काम आप क्या करेंगी, तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ। देखिए, आज मेरी मीटिंग है मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया है और आज सारे अमल तय पाएंगे। उन्होंने मेयर बनते ही आपको बुला लिया? हाँ, उनको मैंने मेयर बनते वक्त ही कहा था, क्योंकि हम काफ़ी देर सब साथ थे। वोटिंग का जब प्रोसेस चल रहा था 7 घंटे तक हम एक ही जगह सब थे, तो मैंने तब उन्हें बार बार कहा था मेयर बन जाएंगे तो आप भूलिएगा नहीं। और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भाई इनकी दुआओं से आप मेयर बने हैं तो प्लीज़ इनको नहीं भूलिएगा। तो मेरी कल उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आप जो है आज 4 बजे आ जाए। अच्छा, ऐसा सच आपको कोई मतलब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी फिर यहाँ तक आने के लिए? नहीं, देखिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स के बगैर मैं नहीं समझती कि ये सफ़र पूरा था। क्या प्रॉब्लम्स थी? देखिए, सबसे पहले एक्सेप्टेंस था। एक, मैं ख़ुद बहुत नर्वस थी जिस दिन मुझे बुलाया गया कि आपको सारी ये कागजात जमा करवाने हैं। कागजात बहुत लेंदी थे और लास्ट डे मुझे पता चला कि कागजात भी जमा कराने हैं। दैन फिर मैंने कागजात जमा करवाए। उसके बाद लोगों के रवैये, मैं पहले भी आपके शो पे भी कह चुकी हूँ, पॉलिसी लॉ एक तरफ, लेकिन जो रवैये हैं वो सबसे ज़्यादा इंसान को तंग करते हैं, तोड़ते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है इन रवैयों से। हाँ, मैंने इवन वोटिंग के दौरान भी मैंने वहाँ देखी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत रवैये लोगों के बहुत मुनफी थे, स्पेशली अपोजिशन की तरफ से। सियासत करें, फैक्ट्स पे बात करें, जो आपका एक तरीके कार्य करें। मेरी जिन सियासतदानों को कितनी मुश्किल होती है आपको अंदाज़ा होगा ना काम करके अभी आगे चल के, क्योंकि वैसे आपके जहन में क्या है, मतलब एक होता है ना मिशन होता है बंदे के जहन में कि मैं अगर इस ओहदे पे बैठूंगी तो मैंने ये काम करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बननी चाहिए KMC की वो बहुत इंक्लूसिव होनी चाहिए, उसमें ख्वाजा सरा होने चाहिए। और दूसरा, KMC का जब नाम सबसे पहले दिमाग में आया था तब एक अहद किया था मैंने कि हमें पार्क्स में और तफरी मकामात पे जाने की इजाज़त नहीं है। जितना हमारी जो ग्राउंड तो फिर आप लोग जाते कहाँ हैं? हम नहीं जाते, हमारी जो ग्राउंड कम्युनिटी है वो नहीं जाती।
मैं अभी कुछ दिन पहले एक पार्क में उनको लेके गई, वाटर पार्क में, मैंने कहा चलते हैं कुछ नहीं होगा, बट वही हुआ, उन्होंने हमें नहीं आने दिया। फिर मैंने फ़ोन पे, उनके मेजर साहब थे कोई, उनसे फ़ोन पे मैंने बात की, मैंने उन्हें कहा सर मैं KMC की मेंबर हूँ, अभी रिज़र्व सीट पे आई हूँ, हमारे अंडर ये पार्क आते हैं और आप हमें अलाउ नहीं कर रहे। तो वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग अंदर आओ। फिर उन्होंने मीटिंग की और पहली बार हम लोगों ने एंजॉय किया, बट इस तरह नहीं, कॉल्स पे बात करना मेरा या किसी और का नहीं। ऐसा होना चाहिए कि हर पार्क के बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए, बग़ैर किसी रंग, नस्ल, जिन्स की तफरीक के, सबको वेलकम करना चाहिए। लेकिन इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे जो आएगी वो सभी की आएगी, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के मसाइल नहीं फिर आपने हल करने होंगे। जाहिर है पता चले कि बस जनाब उनके रोने सुने जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स हम औरों की भी मदद करेंगे और बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। कराची के तो मसाइल मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मुर्ज़ाबाद के लिए बहुत मुश्किल होगा और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर ये मसाइल को हल करना। और ऑब्वियसली अगर वो अच्छा काम करके नहीं दिखाएंगे, परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कराची से बहुत ज़्यादा, तो पहली बार मेयर आया है पीपल्स पार्टी का, तो जिम्मेदारी तो उनके ऊपर बहुत है। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे? ज़ाहिरा आपने उनके साथ काम किया? मैं उनके साथ अभी के इलेक्शन के दौरान काफ़ी मैं उनसे मिलती रही हूँ, तो मुझे वो एक बहुत टैलेंटेड इंसान लगे। वो मैं समझती हूँ कि वो ये सारे काम करेंगे, और जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अभी ट्वीट्स वो कर रहे हैं, और मैं उनको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रही हूँ कि अब हमारे मेयर हैं वो, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने कराची के लिए अभी से इनिशिएट ले लिया है, और जिसमें पानी के मसाइल कल परसों तो वो सड़कों पे भी निकले हुए थे सूरत। वो रोज़ाना सड़कों पे जा रहे हैं, वो डेली जो है वो सड़कों को चेक कर रहे हैं और काम दिख रहा है अब। लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगेगा, अभी तो सारे जो पोल्स के झंडे वगैरह भी उतरवा रहे हैं, बट मैं समझती हूँ अभी आज जब मीटिंग है आपकी, तो सोचा है क्या बात करनी है, जाके क्या बताना है? पहले हमें उनसे सुनना है कि आगे वो क्या हमें ऑफ़र करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लाते हैं वो KMC के ज़रिए, किस किस्म का वो काम करना चाहते हैं KMC में ख्वाजा कम्युनिटी के लिए। फ़ोकस पहले देखिए अपनी कम्युनिटी है, मैं रिज़र्व सीट पे कम्युनिटी की तरफ से आई हूँ, रिप्रेजेंटेटिव एक कम्युनिटी की हूँ, तो पहले उनकी तरफ से पूछेंगे। बाकी हाँ, अपनी तरफ से हमने ये सोचा हुआ है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली इम्प्लीमेंट करवाना है, जैसे नादरा के इशूज़ हैं, पुलिस के इश्यूज़ हैं, इसके अलावा वोटिंग इश्यूज़ बहुत सारे हैं, और हमारी रजिस्ट्रेशंस नहीं हुई हुई हैं, तो इस पे भी हम उनसे आज बात करेंगे। अच्छा, इस पर भी आप उनसे बात करेंगे। अच्छा शहजादी, मुझे ये बताएगा कि आम तौर पर मैंने जो ये देखा है कराची में स्पेशली, ये जो नीचे सारा ये जो KMC का अमला, KMC से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं उस पर शहरी बहुत परेशान रहते हैं। एहतजाज भी होते हैं, धरने भी होते हैं, जगह जगह रोड ब्लॉक होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर खुल जाती है, साजबाज करके उनको भेज दिया जाता है, लेकिन मसाइल झूम के तू रहते हैं। आपको लगता है कि इस माहौल में, ज़ाहिर है हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की 14 साल से है यहाँ पे, मेयर अब आ गए हैं, वो पुराने वाले रोने तो नहीं रोए जाएंगे, या वाकई अब ये मसाइल भी हल होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात होगी, ये पहला मेयर होगा कराची का जो फंड्स के ना मिलने की शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वफाक में भी है, वफाक में पूरी तरह नहीं, पर ऑब्वियसली कोलिशन गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, तो सब आवाम को ये बात पता होनी चाहिए कि इस बार ये बात नहीं होगी कि हमारे पास फ़ंड्स की दस्तयाबी नहीं है या क्या है। लेकिन मैं समझती हूँ कराची के मसाइल को अगर हम ये समझते हैं कि हम 6 महीने में या 100 दिनों में पूरा कर देंगे, तो ये नामुमकिन है। कराची के बहुत सीवियर मसाइल हैं, बट हाँ, कंप्लेंट सेंटर की तरफ का मशवरा मैं आज ही उन्हें दूंगी, कि बल्कि कंप्लेंट सेंटर में मैं चाहूँगी कि एक ऐसा गवर्नर साहब ने घंटी लगाई हुई है, वो कहते हैं कि जी डेली बेसिस पर घंटी बज रही है, लोगों के मसाइल उनको हल होने की उम्मीद है, तो आ रहे हैं। नहीं, देखिए गवर्नर साहब का, देखिए मैं जहाँ तक मैं उनको देख रही थी, मेरी कल रात भी उनसे मुलाकात हुई, तो गवर्नर साहब मुझे लगता है कि वो पब्लिसिटी पे ज़्यादा फोकस है उनका, रादर दैन कि वो काम की तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो हर इवेंट में मुझे नज़र आ रहे होते हैं, रोज़ाना के उनके इवेंट्स होते हैं, तो मैं समझती हूँ काम करने वाले इंसान को इवेंट से, ये एलीट क्लास जो हाई क्लास इवेंट्स हैं उनसे दूर हट के आवाम के बीच में आना चाहिए। मैं ये मेरा एक मानना है पर्सनली। मुझे लग रहा है आगे चल के आपने इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है। जी बिल्कुल, हमने पुरुमीद तो हम हैं इलेक्शन के लिए भी, लेकिन अभी फ़िलहाल KMC की जो सीट मिली है उसी को संभाल लें और अच्छे से संभालें। पहली दफ़ा कोई ख्वाजा सरा सियासत में आया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अच्छा काम करूँ कि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो कि भाई देखें ये लोग आए और बड़ा बेहतरीन काम किया है इन्होंने, तो बस एक ये जिम्मेदारी है। और मैं चाहती आपकी कम्युनिटी आपसे बता रही है आपको कि हमारे ये मसले हल होने चाहिए, उनका रिस्पॉन्स क्या है? पहले वो मुझे ज़्यादातर सारे MPA समझ रहे हैं,
दे डोंट नो अब मच अबाउट द KMC। इवन उससे पहले मुझे भी इतना कुछ नहीं पता था। तो वो समझने में MPA बन गई हो, अब क्या करोगी, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वैसे भी एक्सपेक्टेशन कम्युनिटी की मुझसे बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज आई एम अ फोकल पर्सन ऑफ सिंध पुलिस। तो उनके जितने मसाइल हैं मैं वो वैसे ही हल करती हूँ। तो वो खुश हैं कि चलो तुम्हें पावर मिल गई है, अब और जल्दी मसाइल हल होंगे। बाकी ये है कि उनको सेंसिटाइज भी करना है, आगे उनको भी सियासत में लाना है। पुलिस के कौन से मसाइल हैं जो आपके जहन में है, जो आप जिन पर बात करेंगे और हल करने हैं? देखिए, मैं मुर्तज़ा आपको ये कहूँगी कि भले हमारे अंडर पुलिस आती है या नहीं, लेकिन KMC अपनी तरफ से एक इनिशिएट उठाए और कांस्टेबल लेवल पे ट्रेनिंग्स कराए। हमारे SSPs बहुत जो हैं वो सेंसिटाइज हैं, DIG सेंसिटाइज हैं, SP सेंसिटाइज हैं, लेकिन कम्युनिटी का जो सामना होता है वो फ्रंट के जो कांस्टेबल होते हैं फ्रंट ऑफिस पे उनसे होता है। उनकी ट्रेनिंग आज तक नहीं हुई है। मैं 6 साल से तकरीबन सिंध पुलिस को ये एडवाइस कर रही हूँ, हर साल हर मीटिंग हर 6 महीने बाद कहती हूँ उनकी सेंसिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। हम हर सिंगल केस के लिए मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, हर सिंगल केस के लिए मैं SSP को डायरेक्ट कंप्लेन करती हूँ। ये मैकेनिज़्म मैं समझती हूँ सस्टेनेबल नहीं होगा। आज अगर मैं कहीं चली जाती हूँ या हमारे कुछ और ख्वाजा सरा भी काम कर रहे हैं, वो कहीं चले जाते हैं, तो इस तरह नहीं होगा। हमारे फ्रंट ऑफिस जो हैं वो इतने सेंसिटाइज हों कि वो खुद से कंप्लेन भी लिखें और FIR भी दर्ज करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम मसाइल पर आज बात भी करेंगे और इसके हल के लिए आप लोगों को प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटजी होगी। और अब आपको माशाल्लाह से ओहदा भी मिल रहा है, तो आपने अपनी कम्युनिटी के मसाइल भी हल करने हैं और दीगर लोगों को भी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ख्वाजा सरा अगर सीट पे बैठा होगा तो ख़वातीन भी कोई प्रॉब्लम लेके आएंगी ना। ज़ाहिर है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, मर्द नहीं है घर में, उनको आपसे बात करने में आसानी होगी। ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि मर्द भी अपने मसाइल ला सकते हैं। आप लोगों ने तो कभी हमारे मसाइल नहीं हल किए, पर हम पर उम्मीद हैं कि जब हम पोजीशन पे आएंगे या हमें कुछ भी मिलता है तो हम सबके मसाइल हल करेंगे। ख्वाजा सरा का दिल बहुत नरम होता है। मेरी तरफ से भी कंप्लेन आप ले लें। ये जो आपने जगह जगह देखा होगा ना कि वो जो चार्ज पार्किंग लगी हुई है KMC की, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, ये इस मसले को आपने सबसे पहले हल करना है। मतलब अगर आप 1 सेकंड के लिए उतर के पीछे से कोई चीज़ भी गाड़ी में से निकालने के लिए जाएंगे ना, तो वो आ जाएगा, जनाब ये पैसे दे दें, आपने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है। मैं समझती हूँ मसला पार्किंग का नहीं है, मसला उसकी कलेक्शन का है। अगर वो कलेक्ट हुआ या जो पैसा है अगर वो सही जगह लग रहा है तो पार्किंग आई डोंट थिंक सो, वो शायद उनके अपने ही होते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। खैर, आप देखिएगा ज़रूर, इस मसले पे ज़रूर आप गौर कीजिएगा कि आखिर ये क्या सारा चक्कर है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं जनाब उनसा शाह भी, जो कि आपको पता है हमारा ये मामूल है, फॉर्मेट है प्रोग्राम का कि हम आखिर में कुछ सितारों का अहवाल भी लेते हैं, क्या चल रहा है। तो उनसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी मेरे साथ मौजूद हैं शहजादी राय, जो कि माशाल्लाह से KMC में रिजर्व सीट पे आ रही हैं। मसाइल इन्होंने हल करने अपनी कम्युनिटी के भी और हम लोगों के भी। क्या कह रहे हैं इनके कार्ड्स? कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, कॉपरेशन का कार्ड है, हेल्प करना चाह रही हैं, कॉपरेट करना चाह रही हैं और हुकूमत से भी जो है इनको जो है मदद दरकार है। और आगे इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, द मून का कार्ड है और उसके बाद जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो एफर्ट्स करना चाह रही हैं कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। कुछ ना कुछ इनके दिल में बड़ा जज्बा है, काम करने का जज्बा है और इसमें कामयाबी होती हुई नजर आ रही है। इनके जो वो काम करेंगी, जो एफर्ट करेंगी, बहुत हार्ड वर्किंग हैं ये, बहुत मेहनत करेंगी और आगे जो है इनको इसका फल भी मिलेगा। अच्छा जी, यानी कि कुछ मतलब आपके ज़हन में तो कुछ नहीं है, आपने अगर पूछना हो, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव खबरें आपकी तरफ आ रही हैं कि आप जो करना चाहती हैं वो आप कर लेंगी, हुकूमत की सपोर्ट भी आपको मिलेगी और इंशाल्लाह सब अच्छा आगे। नहीं, मैं तो उनकी सारी जितनी भी बातें हैं उनसे बड़ा खुश हो गई हूँ और थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है मेरा कि वाकई में ऐसा है तो अगर और ऐसा होगा। और दुआ भी है, उम्मीद भी है, बेहतर तो खुदा जानता है। बस ये है कि अगर ये सब चीज़ें इसी तरह ही चलती रहीं तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ आने वाले 4 सालों में आपको, मैं वादा कराची के मसाइल के हवाले से नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे शायद अंडर ना भी हैं, लेकिन हाँ अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए मैं लड़ झगड़ के भी बहुत एक बेहतरीन माहौल, एक एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पे मैंने केस अभी करवाया हुआ है हेल्थ मिनिस्टर्स पे, तो मैं चाहती हूँ सारी चीज़ें बड़ी बेहतर आपको एटलीस्ट मैं देखिए अगर ये जज्बा है ना तो फिर तो आपको इलेक्शन में लड़ना चाहिए। उनसा अगर ये सियासत में हिस्सा लेती हैं तो कितनी कामयाब रहेंगी?
सियासत में जहाँ तक बात है कामयाबी की बात है तो इतना कोई ख़ास इतने कार्ड्स पॉजिटिव नहीं आए। द गवर्नमेंट का कार्ड है स्लो नज़र आ रही है, यानी कि स्लो प्रगति है, स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ती हैं तो थोड़ी बहुत इनको कामयाबी मिल सकती है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कॉन्टेक्ट्स जो है इनके बढ़ेंगे, फेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है फ्यूचर में आकर वो पॉलिटिक्स छोड़ भी दें। अभी इस वक्त तो बहुत चले फिलहाल इसका मतलब ये है कि जो ओहदा इनको मिला है इस पर उसी पर ये दिल से काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, बात की बाद में देखी जाएगी। अब आ जाते हैं जनाब मंडी पे, उनसे ज़रा कार्ड तो निकालें। इस दफ़ा सब शहरी शिकवा कर रहे हैं कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये मंडी गिरेगी कब? अभी परसों ही मैंने आपसे कहा था, आपने मुझे कहा था आपने जानवर ले लिया, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा रेट हाई में जानवरों के। यहाँ पे सन का कार्ड है और ये बड़ा जो है बहुत पावरफुल कार्ड होता है, तो इस वक्त जो है वो मंडी के जो रेट्स हाई हुए हुए हैं, कोशिश करें कि मतलब बारिश करवा दें, बारिश एकदम से गिरेंगे रेट्स। बारिश से गिर जाते हैं। जहाँ तक गिरने की बात है, बिल्कुल 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ईद के करीब यानी कि रेट्स कम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो सन का कार्ड आया है तो बहुत हाई रेट्स अभी हाई रेट्स। यानी ये पता है कि अमूमन ये होता है कि अगर बारिश हो जाए ना तो जाहिर है लोग फिर कीचड़ की वजह से भी मंडी में जाने से गुरेज करते हैं, फिर जानवरों के बीमार होने का खदशा होता है, नमूनिया ना हो जाए, रात में ठंड हो जाती है, तो फिर वो उनका मकसद होता है कि भले हमें कम पैसे मिले, थोड़े प्रॉफिट मार्जिन कम हो, हम बस बेचे अपने घरों को जाएं, तो मंडी गिर जाती है। तो देखते हैं। नहीं सर, मुझे बारिश के तो कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। अगर बारिश हुई भी तो कम बारिश होगी, इतनी कोई अच्छा है, हमारे जानवर भी तकलीफ में आ जाते हैं बहुत बारिश। चले ये भी अच्छा है, ईद अच्छी गुजर जाएगी, गर्मी का जोर जरा कम होगा तो जरा गोश्त कटवाने बटवाने में जरा आसानी होगी अगर मौसम अच्छा होगा। अच्छा उन सब ओवरऑल क्या हालात व वाक़यात मुल्क में देख रही हैं आप? अभी ये हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, इनकी मुलाकात हुई है IMF की खातून से, क्रिस्टीना जॉर्जिवा से, तो क्या लग रहा है कुछ डील बनती नज़र आ रही है, फंड्स जारी हो जाएंगे? जी कोशिश तो कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ पर, लेकिन डेविल की एनर्जीज हैं और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है पाकिस्तान फेस कर रहा है, स्टक मामलात चल रहे हैं फाइनेंशियली। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो अपनी तरफ से तो वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेविल की एनर्जीज हैं, यानी कि IMF जो है वो अपनी शर्तें मनवाता हुआ नजर आ रहा है, अपनी कंडीशंस रखने नहीं, वो तो हम उन्हें बता रहे हैं कि हमने सारी शर्तें मान ली हैं, अब कुछ आप भी नजरे करम करें। ये क्यों नहीं हो रहा, ये समझ नहीं आ रही। क्या यहाँ तो ये इलेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं कि हो जाए, एक ही दफा स्टेबल गवर्नमेंट आए तो उसी से बात हो? जी बिल्कुल, अभी तो देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करने के या यहाँ पर कोई इमदाद देने के, तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा IMF का यहाँ पर, तो जरूर कोई फायदा नहीं होगा, जरूर कुछ ऐसा मामलात है। अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हों। डार साहब ने कल एक चमाट लगा दी एक सहाफ़ी को, जिस पर काफ़ी वावेला मचा हुआ सोशल मीडिया पर। उस सहाफ़ी ने भी आके बताया कि मैंने सवाल किया था, इन्होंने मुझे थप्पड़ जड़ दिया, मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश हुई, इनके गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया। ये डार साहब आजकल गर्दिश में आ गए, उनके सितारे, कुछ तनकीद उनकर हो रही है, ये क्या कह रहे हैं उनके कार्ड्स? देखिए कार्ड तो किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा मतलब एक्चुअली फाइनेंशियली जो है वो पाकिस्तान में बहुत क्राइसिस चल रहे हैं। डार साहब का जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसी ने तो हमें इस हाल पे पहुंचा दिया। कॉन्फिडेंस की होने की वजह से उन्होंने ये कर दिया, उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था रिएक्ट करने का, लेकिन शायद वो इतने ज्यादा मुझे लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है वो शॉर्ट टेम्पर है, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि कभी-कभी ऐसे हालात हो जाते हैं। सही, चले जी। हाथ उठाना तो गलत है। हाँ बिल्कुल, इट्स टोटली रॉन्ग। आप वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, इसका मतलब वो इतनी पोजीशन के काबिल ही नहीं है अगर उनमें पेशेंस नहीं है। बिल्कुल जाहिर है, खैर इस हद तक तो नहीं होना चाहिए था, पर उसी तरह तनकीद भी उन पर हो रही है, सभी कह रहे हैं कि गलत किया। अच्छा मैं ये चाहूँगी कि जरा होरोस्कोप की तरफ आ जाएं। शहजादी आपका स्टार क्या है? पाइसेस से शुरू करें उनसा। जी बिल्कुल, पाइसेस जो है बड़ा वाटर साइन होता है और बहुत इमोशनल होता है और कॉन्फिडेंस तो होता है,
और आने वाला जो टाइम है पाइसेस वालों के लिए थोड़ा सा पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मेहनत, काम, बहुत बिजी होने वाले, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि पाइसेस वालों की आने वाले दिनों में कोई सफ़र, बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेशन, बातचीत, मामला, कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं से कोई मदद मिल सकती है। फाइनेंशियली जो है वो हेल्प आती हुई पाइसेस वालों के लिए नज़र आ रही है। और अगर हम एरीज की दोबारा से बात करें तो फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो है वो अपने मामलात जो है अपनी अक्ल से, अपनी जो है समझ से अपने मामलात जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। कोई मिरेकल होने वाला है एरीज वालों की लाइफ में, आने वाले दिनों में कोई मौजज़ा, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ उनको मिल सकती है। थोड़ा सा क्विक बताएंगी, अब उनके टाइम कम है हमारे पास। वाले जो है उनके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेहत का अपनी ख्याल रखिए। उसके बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वाले जो हैं दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, अपनी समझ से काम लीजिए और जॉब वगैरह अप्लाई करेंगे, कंपटीशन नज़र आ रहा है। कैंसर वालों को थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, चीज़ें सेहत का ख्याल रखें। हीलिंग नज़र आ रही है, खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। लियो वाले जो हैं वो थोड़ा कहीं पे लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हो सकता है, तो किसी बहस अगर कहीं होती है तो थोड़ा सा अवॉइड करें। जी हाँ, बिल्कुल बचें। वर्गो वाले शादी के चांसेस हैं, लव मैरिज के काफ़ी चांसेस हैं, शादीशुदा मामलात उनके बेहतर हो सकते हैं, कोई दोस्त बन सकता है। लिब्रा वाले जो हैं वो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, लेकिन कोई दोस्त बनाते हैं या किसी के साथ कोई फाइनेंशियल डील करते हैं तो बहुत सोच समझ के करें, धोखा मिल सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो उनको चीट कर रहा है। स्कॉर्पियंस का बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। और एक तो ट्रैवलिंग, अगेन सरिश कहेंगी कि हमेशा बात करती है। नहीं, हालात ऐसे बन रहे हैं ऐसे हालात। अच्छा, तो बिल्कुल किसी की हेल्प से, किसी पार्टनरशिप से आपकी जो है वो मतलब स्कॉर्पियंस की ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। शादी के काफ़ी चांसेस हैं, लव मैरिज के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, पैचअप हो सकता है। अगर यहीं पर मैं आपको बोलूँगी ब्रेक लगा दें, उनका टाइम अब ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह बाकी स्टार्स वालों को मंडे को पता चलेगा कि अब उनके साथ क्या आगे चल के होने वाला है। शहजादी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप तशरीफ़ लाई, उनसे आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।